हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों चलिए, आज से हमारा आईडीटी का फॉर सीए सीएमए एंड सीएस फाइनल मिशन संभव यानी चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। और बेटा ये चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन चैप्टर यहाँ पे हर चैप्टर पे डिटेल में लिया जाएगा और कम समय में लिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, सारे एस्पेक्ट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स। हाँ, अमेंडमेंट्स यहाँ पे थोड़ा समराइज फॉर्म में होंगे और चैप्टर वाइज कवर होंगे, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो रिवीजन है, ये रिवीजन अगर आप कर लेते हो और इसके पास एक बार भी जीएसटी आपने पढ़ा होगा तो ये रिवीजन सफिशिएंट है। आप आने वाले एग्ज़ाम में आईडीटी में अच्छा स्कोर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इस बार हमें तो टारगेट यही करना है, क्या इस बार 80 पार। तो एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। दोस्तों हमारा ये रिवीजन चार्ट बेस चलेगा। इसके चार्ट्स में आपको किस तरह से प्रोवाइड करूँगा तो ये थोड़ा समझ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक, जिसमें अमेंडमेंट्स, चार्ट बुक की कंप्लीट पीडीएफ दी हुई है। इस बार सारे चैप्टर्स के चार्ट्स मैंने रीअरेंज किए हैं, इसलिए आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग चार्ट बुक होगी तो बेटा वो अभी मैच नहीं होगी। आपको जो मैंने पीडीएफ दिया है वो यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको चार्ट बुक की फिजिकल कॉपी आपको चाहिए तो आप हमारे vsmartacademy.com से ऑर्डर कर सकते हो। तो ये जब आप ऑर्डर करोगे तो उसमें आपको जो है जीएसटी के 2 चार्ट बुक मिलेंगे। सर क्या आप कस्टम्स की रिवीजन लेने वाले हो? बिल्कुल, लेकिन कस्टम्स की रिवीजन का चार्ट बुक मैं अभी बना रहा हूँ, इसलिए उसका मैं आपको पीडीएफ जो लिंक दी है उसमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी जो फिजिकल कॉपी अवेलेबल है वो जीएसटी का अवेलेबल है। और आपको सबको पता है जीएसटी 80 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट सिलेबस कवर करता है, सिलेबस का इंपॉर्टेंट वेटेज कवर करता है। तो यहाँ जीएसटी का रेडी है। लेकिन कस्टम्स का भी मैं रिवाइज करूंगा, जिसकी पीडीएफ आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, इंक्लूडिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये कैसे बच गया भाई? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का भी मैं 50 मिनट्स में पूरा इतना अच्छे से आपको रिवाइज कर दूंगा कि भाई उतना भी पढ़ लिया तो आपके तो बारे न्यारे हो गए। 5 मार्क का क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब आपका सवाल ये है कि सर ये जो आप चैप्टर वाइज रिवीजन ले रहे हो, क्या हमें इसके पहले चैप्टर रीड करना पड़ेगा? तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप रेगुलर मैथ से चैप्टर रीड कर लेते हो तो आप बहुत जल्दी ग्रिप पकड़ लोगे, कॉन्सेप्ट मेरे साथ लर्न हो जाएंगे रिवाइज करते वक्त। चलो कोई रीज़न की वजह से आपका चैप्टर रिवाइज करना नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको समझ जाएगा, मैपिंग बना लेना, उसके बाद में चैप्टर पढ़ लेना। अब कोई यहाँ पे जरूर ये पूछेगा, सर इतना ही पढ़ लो तो हमारी पढ़ाई हो जाएगी। अब देखो बेटी, ये रिवीजन है। अब बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आपके रिवीजन से हमको अच्छे मार्क्स आ गए, आपके रिवीजन से 50+ 60+ आ गए। तो भाई वो स्टूडेंट का फीडबैक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके बाद थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ, अगर ये रिवीजन में आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो फिर मैं आपको कहूँगा कि क्वेश्चन बुक लो और क्वेश्चन बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ये रिवीजन से आपकी मैपिंग बन जाती है तो एक बार रेगुलर मैथ लो, फिर क्वेश्चन बुक पे सॉल्व करो। अब आपका एक सवाल होगा कि सर ये बताइए कि ये रिवीजन में क्या क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे? तो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन मेरा जीनी बुक आता है और उसका वीडियो भी मैंने क्या किया है, जो मेरे रेगुलर बैच में रिकॉर्डेड वीडियो है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के, उसके रिकॉर्डेड वीडियो के चैप्टर वाइज बनाया है। ठीक है, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो के चैप्टर वाइज मैं अपलोड करूँगा और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक है उसमें मिल जाएगा। लेकिन मैं सच कहूँ क्या, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप जो है खुद ट्राई करना आंसर्स क्वेश्चनर से, और उसको स्क्रिबल करते रहना, पॉइंट वाइज बनाते रहना। वीडियो में अपना टाइम कम से कम गवाओ, यहाँ पे रिवीजन कर लो और फिर वो क्वेश्चंस जो है ट्राई करो। हाँ, अगर आपको कहीं दिक्कत जाती है तो देन मेरी जीनी बुक भी लिंक में मिल जाएगा आपको। उतना ही क्वेश्चन देखो तो आपका सब्सटेंशियल टाइम से हो जाएगा। या आपको पूरा चैप्टर देखना है क्वेश्चन आंसर का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए है तो वो देख लो। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, फरवरी में जो है मेरे वीडियोस कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लूँगा और कुछ मास्टर क्वेश्चंस लूँगा। वो सिलेक्टेड और मास्टर क्वेश्चन, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना होता नहीं है और मैंने तो बहुत डिटेल में दिया है क्वेश्चन यार भाई साहब, उसके बियॉन्ड आता ही नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट कोई 40-50 नहीं है, मेरा टारगेट है इस बार 80 पार।
तो मैं जो है यहाँ पे ओके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम के हिसाब से, और पहले जो हमारे ओके बड़े क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन का ओके हमारे प्रैक्टिस सेशन अलग से चलेगा जो मैं फरवरी में स्टार्ट करूंगा, जिसकी अनाउंसमेंट अलग आ जाएगी। स्टे ट्यून विद थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर, ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में उसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी, तब तक रिवाइज तो कर लो। फिर सेकंड फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस, नेक्स्ट आरटीपी और कुछ आप मॉक टेस्ट दे दो। भाई साहब आईडीटी में इस बार 80 पार जाना है। नाउ ये सारी बातें मैंने आपको कही। सर अमेंडमेंट्स, क्या ये रिवीजन के पहले अमेंडमेंट्स हमको देखना जरूरी है? तो मैं आपको ये कहूँगा कि एक काम कर लो, अमेंडमेंट का वीडियो मैंने डाला हुआ है, वीडियो 1 आने वाला है, थोड़ा वो बड़ा वीडियो है पर उसके बाद के छोटे छोटे वीडियोस है, ऐसे टोटल 3 वीडियोस है। ओके, तो टोटल अमेंडमेंट 6 से 7 घंटा जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो वो अगर आप अमेंडमेंट देख लोगे तो वो केस में आपको जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो आप लिंक कर लोगे, क्योंकि इसमें समराइज फॉर्म में सारे सर्कुलर्स दी है और इस बार सर्कुलर्स ही ज़्यादा है। तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि वो अमेंडमेंट्स देख लेना, सो दैट आपको रिवीजन के लिए हेल्प होगा। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पर चलो जितने मुझे याद आए मैंने ले लिए। सर ये हमारा रिवीजन सेशन लाइव स्ट्रीमिंग चलेगा या रिकॉर्डेड? देखो ये रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है आपके लिए बेटा, सुबह 5 बजे 6 बजे या जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, क्योंकि मेरी अभी करंट एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स भी है। ओके, तो मेरी फाइनल की रेगुलर बैच और इंटर की बैच चालू है, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन शेड्यूल के हिसाब से आपको सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। अब सर इसका शेड्यूल, वीडियो का शेड्यूल कैसे मिलेगा? तो आपको इसका शेड्यूल जो है ओके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें वो शेड्यूल उसमें मिल जाएगा। वो ऑन गूगल ड्राइव लिंक है। ओके, डेट वाइज मैंने और चैप्टर वाइज शेड्यूल दिया हुआ है। अगर उसमें कुछ चेंज हो जाता है तो मैं डेट चेंज कर दूंगा, तो आपको अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये शेड्यूल मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक में भी डाल दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप जो अभी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड है, तो टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। सो भाई साहब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तो मोस्टली हम शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे। अगर कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो मैं शेड्यूल रिवाइज करते रहूँगा। हाँ, और साथ साथ में मैं आपके टेस्ट का भी प्लान कर रहा हूँ, तो उस शेड्यूल में आपको आ जाएगा। तो ये आपको कंप्लीट शेड्यूल मिल जाएगा। अब शेड्यूल का फ़ायदा क्या होगा आपको? फ़ायदा ये होगा कि भाई साहब अगर आप शेड्यूल आपके सामने और नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा लेने वाला हो ये आपको पता है, तो आप फटाफट उसको रेगुलर मैथ से रिवाइज कर सकते हो, सो दैट मेरे साथ रिवीजन में, और ये रिवीजन कम समय में फटाफट आपका रिवाइज हो जाएगा और फिर आप क्वेश्चन डिस्कशन पे कर सकते हो। मैं आपको ये कहूँ कि सेकेंड ग्रुप में आईडीटी ऐसा सब्जेक्ट है, सेकेंड क्या दोनों ग्रुप में आईडीटी ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आप अगर ध्यान से पढ़ो और थोड़ा कंसिडरेबल टाइम देके पढ़ो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आईडीटी आपका ऑफिस में हो जाता है, या फिर आईडीटी आपका जो है यहाँ पे ओके इंटर लेवल पे हो जाता है, तो आप थोड़ा आईडीटी के साथ खिलवाड़ कर लेते हो। भाई कम समय में फटाफट कर लिया, ओके, और फिर आपने डीटी पे ज़्यादा फोकस किया या अदर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर लिया। अब देखो जिस पे ज़्यादा आपने टाइम दिया है उस पर डिफिकल्ट पेपर आ जाता है, और आईडीटी का पेपर मैं कहूँगा बहुत यहाँ पे इजी नहीं पर एवरेज और थोड़ा एवरेज के ऊपर आता है। हाँ, एक लास्ट के 1-2 पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे पूछे गए, पेपर 6 में भी पूछा गया, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ लो, आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, टाइम देके पढ़ लो, तो डेफिनेटली आप एक स्कोरिंग सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपका ग्रुप 2 निकाल सकता है। ओके, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। ओके, और चलिए हम हमारी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ओके हमारे आपके और कोई क्वेश्चंस हो गए तो कमेंट में जरूर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में रिवीजन सेशन में वो भी क्वेश्चंस आपके एड्रेस कर लूँगा। अब रिगार्डिंग टू बुक मटेरियल कि सर हमें बुक मटेरियल परचेस करना है क्या, तो मैं लास्ट एक कमेंट आपको दे देता हूँ कि जिसके पास मेरे मई और नवंबर 24 एग्जाम के क्वेश्चनर या रेगुलर मैथ पड़ा हुआ है उनको नए परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट्स देख लो और अमेंडमेंट्स इस बार क्लैरिफिकेशन ही है। ओके, तो उतना देख लो, दैट्स इनफ, कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी जहाँ मैपिंग बनी है वही। हाँ, चार्ट बुक पूरा मैंने कंप्लीट रीअरेंज किया हुआ है, तो वो चार्ट बुक देख लेना। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका जो है वो चार्ट बुक देख लेना, मतलब चार्ट बुक नया परचेस करना पड़ेगा या मैंने जो पीडीएफ दिया है। लास्ट ये क्वेश्चन है कि सर हमने आपका मई 25 वाला अभी जो रिसेंट बैच आप न्यूली रिकॉर्ड कर रहे थे रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड, तो आपने तो हमें क्लास में चार्ट बुक दी ही है, तो क्या ये रिवीजन वीडियो हम देखें सो दैट हमारा रिवाइज हो जाए? बिल्कुल आपका रिवाइज हो जाएगा, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, इस बार हमने जैसे एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो 135 आवर्स की बैच थी और उसमें भी हमने चार्ट्स नोटिंग किए हैं और पूरा अरेंज किया है, भाई सब लिख के देखे हैं।
तो आपका लिखे हुआ चार्ट आपके पास है। हाँ, वो चार्ट में फिर मैंने अभी जो ये स्टूडेंट को मैं चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ या स्क्रीन पे जो चार्ट लूँगा रिवीजन, तो जो मैंने आपको अलग से कहा कि भाई चीट पे लिखो और अटैच कर दो, स्टेपल से अटैच कर दो, वो मैंने अभी चार्ट में इनकॉर्पोरेट कर दी है। तो आपका चार्ट ही आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने आपको एडिशनल कही थी और आपने की थी, तो वो चीज़ें मैंने इनकॉर्पोरेट कर ली है। और सर्कुलर जो मैं थोड़ा थ्योरी में था, तो उसको टेबुलर फॉर्म में ले लिया है, बाकी लगभग सेम है। और अमेंडमेंट्स पूरे हमारे चार्ट बुक में कवर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो चार्ट बुक का अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने आपको पीडीएफ दिया है, उसका प्रिंट आउट ले लेना, या आपके लिखे हुए चार्ट, इस बार तो पूरे चार्ट हमने ये लिमिटेड आवर्स में, एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर बैच में 135 आवर्स में बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो वो आपने ले लेना। चलिए ओके, तो दोस्तों मैं और रेगुलर बैच में भी हमने बहुत अच्छे से किया, तो ये जो है मैंने आपको डिटेल्स दे दी। बाकी आपको सेशन अच्छा लगे तो आपका एक काम है, कमेंट्स दीजिएगा और लाइक करिएगा, और कमेंट्स में आपके कोई डाउट्स है तो जरूर लिखिएगा, सो दैट ओके मैं नेक्स्ट सेशन में उसको कवर कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये मिशन संभव फॉर योर दिस आने वाला मई नवंबर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए तो मैं पहला चार्ट ले लेता हूं यहां पे। यस ओके, बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी का बहुत ही अच्छे से मैंने चार्ट मैनेज किया और एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म। इसमें ओके क्या इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्या पूछा जाता है। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। टाइप्स ऑफ जीएसटी कैसा है ये आपको बताइए, सीजीएसटी है, जीएसटी, यूटी जीएसटी है, आईजीएसटी। उसके बाद में नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी, वैट है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बर्डन पास ऑन होता है। ओके, बर्डन पास ऑन होता है, हर स्टेज पे टैक्स लगता है, तो या मल्टीपल स्टेज पे टैक्स लगता है, सप्लायर बर्डन पास ऑन करता है, वैट है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ओके, और ये बिजनेस टैक्स है, बिजनेस एक्टिविटी पे लगता है, और आईटीसी मिलता है। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो ये पढ़ के जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री एमसीक्यू के लिए आ सकता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 366(12)A में जीएसटी का मीनिंग दिया है, और जीएसटी का मीनिंग दिया है एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अल्कोहलिक लिकर छोड़ के सारे गुड्स और सर्विस पे जो टैक्स लगता है उस पे जीएसटी आएगा। आर्टिकल 246A ये सोर्स एंट्री है फॉर जीएसटी, और ये पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को दोनों को पावर लेती है जीएसटी लॉ बनाने का। उसके बाद में आर्टिकल 269A, अगर आपका इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स होगा, सुनना, अगर आपका इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स होगा तो वो केस में सेंट्रल यानी पार्लियामेंट को पावर देती है लॉ बनाने का। ठीक है, वो बढ़ जाता है सेंट्रल और स्टेट में 50-50%, लेकिन पार्लियामेंट उसका लॉ बनाएगी। चलो डन 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 डन। अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ स्पेशल डिस्कशन जो मुझे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगता है, और वो कौन सा। ओके, अगर आप यहाँ पे आते हो तो टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स इन स्पेशल केसेस, ये चार्ट अच्छे से पढ़ के जाना है। अब ये क्या कहता है, कुछ गुड्स जीएसटी में अभी नहीं है, जिसे हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। कुछ गुड्स ऐसे हैं कि जिसपे पुराना एक्साइज भी है और जीएसटी भी है, और थर्ड बाकी सारे गुड्स पे जीएसटी है। तो ये चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे समझना। पहले देखते हैं गुड्स टोटली आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी। कौन से गुड्स? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये तो आपको पता है। बताओ कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स? तो यहाँ पे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एटीएफ और नेचुरल गैस। ओके, तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी बिल्कुल भी नहीं आएगा। और 6 नंबर पे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे नहीं आएगा। हाँ सॉरी बेटा, कुछ टेक्निकल इशू था। तो हाँ, तो ऐसे 6 प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है, और इसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है भाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। अब थोड़ा इसको और अच्छे समझ लो कि अगर ये पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और अल्कोहल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी तब आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, और अल्कोहल पे जीएसटी तब आएगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री चेंज होगी। उसके बाद में अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगता है, और सेल होता है, मैन्युफैक्चर होगा तो सेंट्रल एक्साइज, और सेल होगा इंट्रा में वैट, इंटर में सीएसटी लगता है। ठीक है, लेकिन नीचे जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, तो मैन्युफैक्चर पे जो एक्साइज लगेगा वो स्टेट एक्साइज लगेगा, और सेल पे ओके वैट और सीएसटी लगेगा। तो मैंने ये चार्ट को ऐसे अरेंज किया है, अगर आपकी मैपिंग बन जाए तो ऊपर वाला सेंट्रल एक्साइज और नीचे वाला स्टेट एक्साइज। ओके, स्टेट एक्साइज। और अगर आप इंट्रास्टेट सेल करते हो तो वैट और सीएसटी इसको पुराने टैक्सेस लगते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी भी लगता है एंड एक्साइज ओनली एक्साइज लगेगा ऑन मैन्युफैक्चर। भाई ऐसे कौन से गुड्स है? तो टोबैको प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हो
जिसका मैंने ऊपर डायग्राम दिया है, ओके, वो आप रीड कर लेना। लेकिन टोबैको प्रोडक्ट्स लेते हो तो टोबैको प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे मैन्युफैक्चर पे एक्साइज भी लगेगा, ओके, एक्साइज भी लगेगा, और सप्लायर सेल पे जीएसटी लगेगा। मे बी इंट्रा होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटर होगा तो ओके, इंटर होगा तो आईजीएसटी लगेगा। आई रिपीट, इंटर होगा तो यहाँ पे आईजीएसटी कर लेना, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर वैट और सीएसटी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वैट और सीएसटी जो है, ओके, यहाँ जहाँ जीएसटी लगेगा वहाँ वैट और सीएसटी नहीं लगता है। तो इसके ऊपर एक्साइज, वो भी सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी लगता है। ओपीएम नार्कोटिक्स होगा, मतलब चरस गांजा होगा, तो मैन्युफैक्चर पे स्टेट एक्साइज, और यहाँ पे सेल या सप्लाई होगा तो जीएसटी लग जाएगा। इन अबाउट 2 केसेस वैट और जीएसटी नहीं लगेगा, तो ये याद रखना। तो इसमें भी मैंने अरेंजमेंट क्या किया, ऊपर वाले में सेंट्रल एक्साइज ले लिया और स्टेट वाले में स्टेट एक्साइज लगेगा। तो आपको याद रखना आसान होगा, इधर भी सेंट्रल एक्साइज, इधर भी सेंट्रल एक्साइज, और जो नीचे आता है उसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगता है। और बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज किस में आते हैं बेटा, जीएसटी, इंट्रा होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इंटर होगा तो क्या, आईजीएसटी। तो इस तरह से हमने यहां पे कवर कर लिया जीएसटी का। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन वो है, और वो है एंटरटेनमेंट टैक्स का। एंटरटेनमेंट टैक्स का अगर हम डिस्कशन ले तो मैं आपको कहूं, 2 टाइप के ईटी लगते थे। कौन से 2 टाइप के ईटी लगते थे? तो एक ईटी क्या लगता था, ओके, स्टेट गवर्नमेंट का लगता था, और एक ईटी लोकल अथॉरिटी का। जैसे मुझे याद है, जब मैं पुराना मूवी देखने जाता था 2017 के पहले, तो यार टिकट पे 2 ईटी लगते थे, और एक ईटी स्टेट का और एक ईटी ओके हमारा पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता था, भाई साहब ये 2 ईटी लेते हैं, इतना एंटरटेनमेंट टैक्स लेना, मूवी भी देखना क्या यहाँ पे पाप है क्या? तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टेट वाला ईटी है अब नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको जीएसटी लगता है, जीएसटी में सब्सिडी होगा। लेकिन जो लोकल बॉडी वाला ईटी है वो लगेगा। लोकल बॉडी वाला ईटी है वो सब्सिडी इन जीएसटी, हेंस इट इज पेबल इन एडिशन टू क्या, जीएसटी। एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी मूवी टिकट 500 है और आपकी लोकल बॉडी उसके ऊपर ईटी लगा रही है, तो आपका जीएसटी 520 पे आएगा। तो 5 यानी ये लोकल बॉडी का ईटी जो है वो उस पे आएगा, क्योंकि वो सब्सिडी नहीं हुआ है, वो सेपरेटली लगेगा। और जो भी आपका रेट होगा, समझ लो ओके, जीएसटी 9%, ओके, और यहाँ जीएसटी 9%। तो जो भी आपका रेट होगा वो रेट से आपको जीएसटी निकालना पड़ेगा, वो कैलकुलेट कर लेना 9%। अब छोटे बड़े करेक्शंस हो गए तो वो आपने ओके ये देखते देखते यहाँ पे करेक्ट कर लेना। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। तो ये जो है हमने यहाँ पे देखा जीएसटी का। उसके बाद में रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये थ्योरी है, ओके। तो कौन से टैक्सेस सब्सिडी होंगे, एग्जम्पशन क्या होगा, मॉडल ऑफ जीएसटी लॉ क्या होगा, ओके, सेंटर और स्टेट में आईजीएसटी किस तरह से बाइफरगेट होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी, रेट ऑफ जीएसटी क्या रहेगा, ओके, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में प्रोविजन कैसे लगेगी, और मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी, और स्पेशल रेट फॉर एडिशनल ओके रिसोर्सेज ड्यूरिंग कैलेमिटी डिजास्टर। ये सारी चीजें ओके जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। थ्योरी है, ओके, कीप इन प्रायोरिटी सी। हम एबीसी एनालिसिस करेंगे। ए मतलब प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट, बी मतलब मीडियम, और सी मतलब ओके रीड करके छोड़ देना। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ के रखना और इसकी कोई मेमोरी टेक्निक बना लेना, क्योंकि कुछ प्रोविजन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट पर अलग चलती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड, तो ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट माने जाएंगे। अब एक कॉन्सेप्ट है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी, सॉरी मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी। अब ये आपको पता है जीएसटी का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। जैसे आपके इनवर्ड में आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आप किसके अगेंस्ट में लोगे, आईजीएसटी। तो जो आउटपुट में आईजीएसटी उसमें यूज कर लो, और अगर बैलेंस है तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में इन्हीं रेशियो में यूज कर सकते हो। ओके, इन्हीं रेशियो में यूज कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करेंगे सीजीएसटी की। तो सीजीएसटी जो है यहाँ पे फर्स्ट सीजीएसटी में, बचा हुआ बैलेंस आईजीएसटी में, और एसजीएसटी यूजीएसटी में। ओके, तो एसजीएसटी यूटीजीएसटी पहले एसजीएसटी यूटीजीएसटी में, बचा हुआ आईजीएसटी में। ओके, लेकिन आपको पहले आईजीएसटी का बैलेंस खत्म करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद में सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस यूज करना पड़ेगा। नाउ आपका सवाल कि सर ये जो हम आईजीएसटी का बैलेंस, आईजीएसटी के पेमेंट के बाद जो भी बचता है हम कोई भी रेशियो में ले सकते हैं। हाँ, कोई भी रेशियो में ले सकते हैं, 50-50 ले लो, या पहले 100% सीजीएसटी में ले लो, बचा हुआ एसजीएसटी में, या एसजीएसटी 100% ले लो, बचा हुआ सीजीएसटी में। यहाँ स्टूडेंट के आंसर बदल सकते हैं, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस जब भी यूज करोगे तो पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी, अगर बचा तो आईजीएसटी में आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद में मैं आपको एक बात बता दूं, और वो क्या बेटा, कि क्रॉस क्रेडिट बिटवीन सीजीएसटी और एसजीएसटी इज नॉट अलाउड, उसका अलाउड नहीं है। ओके, तो एक छोटा सा सिंबॉलिक एग्जांपल लेना चाहता हूं, बड़ा मजेदार एग्जांपल है। ओके, इससे आपको यूटिलाइजेशन याद रह जाएगी जो मैं क्लास में लेता हूं। वो एग्जांपल ऐसा है कि यहाँ पे ओके समझ लो मैं, ओके, मेरी मदर यानी सेंट्रल और मेरी वाइफ स्टेट, ओके, हम खाना खा रहे हैं। ओके, और सास बहू की बिल्कुल नहीं जमती है।
लेकिन दोनों मेरे से कनेक्टेड है, मैं इंटीग्रेटेड हूं। तो जब मैं खाना खाऊंगा तो मेरा और मैं लूंगा आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में। फिर अगर खाना बचा तो मैं वो खाना अपने हाथों से मदर को खिला सकता हूं या वाइफ को खिला सकता हूं, और कोई भी प्रोपोर्शन में खिला सकता हूं। लेकिन नो डाउट मैं अच्छा बच्चा हूं, पहले मदर बाद में वाइफ, ठीक है, तो कोई भी प्रोपोर्शन में। लेकिन सीजीएसटी मतलब मेरी मदर, ओके, मेरी मदर जो है यहाँ पे पहले खुद खाना खाएगी, बचा तो मुझे खिलाएगी, लेकिन वो मेरे वाइफ को नहीं खिलाएगी, पटती नहीं है, ओके, क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। और मेरी वाइफ पहले खुद खाना खाएगी और मेरे को खिलाएगी, ओके, पर मेरी मदर को नहीं खिलाएगी, क्रॉस क्रेडिट है, जमता नहीं है। तो जैसा आपको ये बता रहा हूं, तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखे जो बेसिक चैप्टर था उसमें। और उसके बाद में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कौन कौन से टैक्सेस सब्सिड्यूम हुए जीएसटी में, उसकी लिस्ट मैंने दी है, सेंट्रल और स्टेट, और कौन से टैक्सेस सब्सिड्यूम नहीं हुए उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दी है। तो चलो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, वार्म अप था, ओके, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे मैंने कवर कर लिया, बस इतना अच्छे से पढ़ लो, दैट्स इनफ, ओके, आप अच्छे से कवर कर लोगे। नाउ सर ये बताइए कि आप जो ये पढ़ाने वाले हो तो क्या चैप्टर जैसे हमारे बुक में दिए वो सीक्वेंस में? नहीं, मैं फाइनल के हिसाब से पूरी कंप्लीट रिवीजन लूंगा, और जो टॉपिक्स का सिलेक्शन मेरा होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये टॉपिक ले लिया, फिर इसके बाद आईटीसी ले लिया, फिर उसके बाद मैं कोई डिफरेंट टॉपिक ले लूंगा। तो जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और जिसपे वेटेज ज़्यादा है वो ओके वो टॉपिक पहले मैं लूंगा। लेकिन आज के सेशन में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी और जो है सप्लाई ले रहा हूँ, क्योंकि ये हमें पुश करता है आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। इसलिए आज के सेशन में ये और सप्लाई हम देख लेंगे, और उसके बाद में जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपने एग्जाम में करना ही चाहिए और थोड़ा आपके थोड़ा मुश्किल जाता है वो पहले खत्म कर लेंगे, ओके, रिवीजन के साथ, सो दैट आप उसके ऊपर अच्छी तैयारी कर सको और इस रिवीजन से आपकी मैपिंग बन जाए। डन 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 डन, ये हुई ना बात। तो ये हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। जस्ट मिनट बेटा। अब आ जाओ आप सेकंड टॉपिक में। कितना फटाफट पहला टॉपिक पहले हो गया, ओके, अब आ जाओ आप सेकंड टॉपिक में, और वो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे, यस, चार्ज ऑफ द जीएसटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सर ये जो सप्लाई कॉन्सेप्ट है, ओके, तो इसका जीएसटी का लेवी कब होता है? ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जीएसटी का लेवी हो जाए? ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जीएसटी का लेवी हो जाए? तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यस, हर एक्ट में कुछ इवेंट होते हैं, उसको आपने टच कर दिया कि करंट लगा। इनकम टैक्स में इनकम अर्न करंट लगा, वैसे जीएसटी में भी कुछ इवेंट्स है, जो भी बिजनेसमैन ने इस इवेंट को टच किया जीएसटी का करंट लगा। तो वो है चार्जिंग सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, चार्जिंग सेक्शन 9। अब देखो ये क्या कहता है, सेक्शन 9 कहता है लेवी, दूसरा कलेक्शन, एंड तीसरा पर्सन लायबल टू पे टैक्स। ओके, ये तीन पार्ट में सेक्शन डिवाइड होता है। ओके, सेक्शन कहता है लेवी किसके ऊपर आएगी, कलेक्शन कैसे होगा, और कौन टैक्स देगा। ओके, तो चलो समझ लेते हैं सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 कहता है, ओके, यहाँ पे 9(1) लेवी जो है इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर बात सीजीएसटी की और एचजीएसटी की करे, ओके, और आईजीएसटी की करे तो सेक्शन 5(1) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, तो लेवी उसके ऊपर आएगी, मतलब चार्ज उसके ऊपर होगा। इन शॉर्ट सप्लाई होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का। उसके बाद में अगर सप्लाई हो जाता है तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू एज पर सेक्शन 15 अगर आपको याद होगा तो 15(1), 15(2), 15(3), 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(2) एडिशन, 15(3) डिस्काउंट, रीड विथ रूल्स, डन 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 डन। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे यस रूल्स भी हम देखेंगे, वैल्यूएशन कैसा होगा और रेट क्या होगा। तो लेवी सप्लाई पे है, वैल्यू कैसे होगी, रेट क्या होगा, ये लेवी का पार्ट है। चलो आपका क्वांटिफाई हो गया जीएसटी, उसके बाद में कलेक्शन कैसे होगा, तो कलेक्शन एज पर टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और उसके बाद में कौन टैक्स देगा, तो टैक्स देने वाला टैक्सेबल पर्सन होगा। तो चलिए यहां पे अब बात करते हैं यहां चार्ज की, ठीक है। तो अब कुछ गुड्स पे जीएसटी नहीं आएगी, जीएसटी तब आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा अल्कोहलिक लीकर एंड अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट, यानी जिसको मैं ENA कहता हूं, ओके, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लीकर, ये मई 25 को नहीं, नवंबर 25 या ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल रहेगा। अभी तो आपके एक्सेप्शन में अल्कोहलिक लीकर ही रहेगा, और अल्कोहलिक लीकर पर जीएसटी नहीं आएगा, ये एक्सक्लूड किया गया है, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई माना जाता है। सेक्शन 9(2) कहता है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ओके, उस पर जीएसटी तब आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। तो अगर मैं एनालिसिस ले लूं, ओके, ये टेबल से, तो एनालिसिस क्या, तो अगर आपका अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा तो जीएसटी नहीं आता है।
तो ओके जीएसटी पे क्रॉस कर दिया, पर क्या इसके ऊपर एक्साइज आता है? चलो हमारा पहले पेज वाला चार्ट याद करो। हाँ एक्साइज आता है। कौन सा एक्साइज आता है? स्टेट एक्साइज आता है। और इसके सेल पे वैट और सीएसटी आता है। हाँ वैट और सीएसटी आता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी नहीं आता है, पर क्या इसके ऊपर मैन्युफैक्चर पे एक्साइज आता है? हाँ आता है मैन्युफैक्चर पे एक्साइज। कौन सा एक्साइज आता है? तो सेंट्रल। और वैट और सीएसटी इसके ऊपर, बिल्कुल वैट और सीएसटी आता है, और वैट और सीएसटी भी इसके ऊपर आएगा। टोबैको प्रोडक्ट्स होगा तो जीएसटी भी आएगा, सेंट्रल एक्साइज, पर वैट और सीएसटी नहीं। ओपीएम इंडियन हेम्प नारकोटिक्स होगा, चरस गांजा नारकोटिक्स होगा तो जीएसटी भी आएगा, स्टेट एक्साइज आएगा पर नहीं। और बाकी सारे प्रोडक्ट सिर्फ जीएसटी में आएंगे, बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट यहां एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहां पे रिगार्डिंग टू यहां पे सेक्शन 9(1) और लीवी का अप्लीकेबिलिटी, और कहा कौन से प्रोडक्ट पे नहीं लगेगा, कौन से प्रोडक्ट पे लगेगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ इंडिया। इंडिया यानी क्या? तो टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी लैंड मास ऑफ इंडिया, इंडिया में आ गया। फिर वाटर का कितना पार्ट? तो वाटर का टेरिटोरियल वाटर मतलब 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द सी शोर, वो यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर कवर हो जाएगा। सी बेड एंड सबसॉइल अंडरलाइंग सच वाटर, वो वाटर के नीचे मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक। ओके यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 12 नॉटिकल माइल्स है। ओके ये टेरिटोरियल वाटर है, इसके नीचे जो सी बेड है या सबसॉइल है, ओके वो भी इंडिया के डेफिनेशन में आ जाएगी। मतलब ओके वाटर भी आएगा, पाताल लोक भी आएगा, तो इसके नीचे का सीबेड और सबसॉइल इंडिया में आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड एनी अदर मैरिटाइम जोन। अब देखो क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? एक क्या होता है कि जब आप समुद्र में जाते हो सी में, तो धीरे धीरे आपका वाटर डेप्थ बढ़ता है और सी बेड नीचे जाता है। कुछ देर बाद ऐसा एक फ्लैट कर्व आ जाता है और फिर फ्लैट हो जाता है सी बेड। तो वो जो ऐसा स्लोप आता है और बाद में सी बेड फ्लैट हो जाता है, तो वो स्लोप को कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। अगर आप गूगल सर्च में डालोगे तो आपको मिल जाएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सी शोर से 200 नॉटिकल माइल्स, और 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर्स। तो सी शोर से 200 नॉटिकल माइल्स तक ओके कुछ जोन नोटिफाइड हुए हैं। अगर वहां कोई रिसोर्सेस मिलते हैं तो वो इंडिया के रिसोर्सेस माना जाएगा, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलते हैं। मिनरल ऑयल मिलता है, गैसेस मिलते हैं, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो जोन नोटिफाई हुए हैं वो इंडिया का पार्ट माने जाएंगे, और मैरिटाइम जोन होगा तो वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। और एयर स्पेस में कितना भाई? आसमान में अगर देखा तो कितना पार्ट इंडिया में होगा? तो अबो टेरिटरी के ऊपर का आसमान और टेरिटोरियल वाटर के ऊपर का आसमान, ओके वो इंडिया में माना जाएगा। चलो उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो भाई साहब यूनियन टेरिटरी यानी क्या? तो मींस टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, उसके बाद में लद्दाख, चंडीगढ़, ये यूटी मानी जाएगी। अब यूटी यहां पे थोड़ा ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। पहला, नाउ यूटी जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर है, देखो ऐसी यूटी जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर है उसे स्टेट माने जाते हैं, और ऐसे 28 स्टेट्स है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट और यूटी? एक्चुअली देखा जाए तो सारे स्टेट यूटी है, यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया, सारे यूटी है। लेकिन वो यूटी में जहां स्टेट लेजिस्लेचर दिया हुआ है, विधानसभा है, उसको यहां पे यूटी माना जाता है। सुनो, उसको यहां पे यूटी माना जाता है। और इंट्रा स्टेट होगा, ओके इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर स्टेट में होगा, सॉरी जहां स्टेट लेजिस्लेचर दिया है उसको स्टेट माना जाएगा, और इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगेगा। ध्यान सुनना, इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगेगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और स्टेट टू यूटी। लेकिन ऐसी यूटी होगी जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, ओके कोई विधानसभा नहीं, डायरेक्टली गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर वो यूटी रहेगी। और वो अगर यूटी होगी और उस यूटी के अंदर इंट्रा सेल होता है तो सीजीएसटी लगता है, और सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है, और इंटर स्टेट सेल होगा तो आईजीएसटी लगता है। अब आपको याद रखने वाला पॉइंट ये है, कुछ स्टेट इंडिया में ऐसे जहां पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है और पार्टली यूटी है। एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर वहां पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है तो जीएसटी के लिए स्टेट ही माने जाएंगे, जीएसटी के लिए स्टेट ही माने जाएंगे। मतलब सर, मतलब यहां पे है कि अगर दिल्ली के अंदर इंट्रा होता है तो वो केस में सीजीएसटी और दिल्ली एसजीएसटी लगेगा, ओके यूटीजीएसटी नहीं लगेगा। पुडुचेरी में, जम्मू एंड कश्मीर में इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो वो केस में वहां सीजीएसटी और दिल्ली जम्मू एंड कश्मीर एसजीएसटी, या फिर पुडुचेरी का वहां पे एसजीएसटी लगेगा, और इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी लगेगा। तो आपको ये समझ गया होगा, तो ये ध्यान रखना 28 स्टेट प्लस 3 ये स्टेट जहां पार्टली यूटी है, ऐसे टोटल 31 स्टेट्स हो गए, और 31 स्टेट्स में एसजीएसटी लगता है। और यहाँ पे टोटल जो दिया गया है 5 यूटीज दिया गया है, 5 यूटी में यूटीजीएसटी लगता है। अरे डन 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 डन, अरे यस और नो बोलिए भाई साहब। तो ये कॉन्सेप्ट देखा हमने लेवी का। उसके बाद में हम आते हैं कलेक्शन का।
ओके तो कलेक्शन के कॉन्सेप्ट में इन सच ए मैनर एस में बी प्रिस्क्राइब। अब कलेक्शन जो देखा जाएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई जो आगे मैं कवर करूंगा। पर्सन लायबल टू पे टैक्स, अब ये अच्छी बात है, ये समझ लेना जीएसटी में 3 ही ऐसे पर्सन है जो यहाँ पे टैक्स देते हैं। ओके बाकी टीडीएस वगैरह तो कट होता है वो बात अलग है, पर 3 ही ऐसे पर्सन है जो टोटल टैक्स देते हैं। एक फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर देता है, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर देता है, ओके रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट देता है, और ईसीओ पे 95 में कुछ लाइबिलिटी 100% लाइबिलिटी लगी है। तो ये 3 पर्सन है। तो टैक्सेबल पर्सन यानी क्या? टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22। अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो सिर्फ आपने सप्लाई कर दिया इसका मतलब जीएसटी आ गया ऐसा नहीं है। सुनना, सिर्फ आपने सप्लाई कर दिया इसका मतलब जीएसटी आ गया ऐसा नहीं है। जीएसटी वो देगा सप्लाई होने के बाद, अगर आप टीपी होगे, टैक्सेबल पर्सन होगे। अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं होगे तो आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स और ये? तो इनकम टैक्स और ये में आप क्या डिफरेंस देखोगे? डिफरेंस ये देखोगे कि इनकम टैक्स में आप कोई भी पर्सन हो जीएसटी आएगा, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे आप टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए तो ही जीएसटी आएगा ऑन योर सप्लाई। अब आपका एक सवाल होगा, सर मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं, टीपी नहीं हूं, तो क्या मुझे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है इवन दो आई मेड अ सप्लाई? नहीं देना पड़ेगा। टैक्सेबल पर्सन होगा तो ही देना पड़ेगा। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन? टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या? अब ध्यान सुनना, जो रजिस्टर्ड है वो टैक्सेबल पर्सन, मतलब जिसने थ्रेशोल्ड के बाद रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, ओके 10 लाख 20 लाख या 40 लाख थ्रेशोल्ड के बाद रजिस्ट्रेशन लिया है वो टैक्सेबल पर्सन होगा, या जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया वो टैक्सेबल पर्सन होगा। या फिर सर मैंने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो अगर आप लायबल टू रजिस्टर्ड हो जाते हो, रजिस्टर्ड या लायबल टू रजिस्टर्ड हो जाते हो, या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हो, तो आप टीपी बन गए। फिर रजिस्ट्रेशन लो या ना लो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि सर जीएसटी में जो 20 लाख या 10 लाख का थ्रेशोल्ड है, बेसिक एग्जम्पशन है, एक्चुअली वो बेसिक एग्जम्पशन वर्ड सही नहीं है। जीएसटी में है कि वो थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन है, मतलब आपको 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है मतलब आप टीपी नहीं हो, टीपी नहीं हो तो आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब सुनो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, ओके क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो गए, फिर क्यों ना वॉलंटरी हो, रजिस्ट्रेशन ले लिया तो फिर इसके बाद में कोई थ्रेशोल्ड नहीं मिलता है क्योंकि नाउ यू आर टीपी। और अगर आप टीपी हो गए या लायबल टू रजिस्टर्ड हो गए तो एक एक रुपए पर जीएसटी देना पड़ता है, उसके आगे कभी आपको एग्जम्पशन नहीं मिलता है। आई होप आपको ये समझा होगा। सो यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन क्या है? वही जो इनकम टैक्स में थोड़ा स्कोप बढ़ा के है। ओके पर्सन मतलब क्या बेटा? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, कॉर्पोरेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अल्सो पर्सन की डेफिनेशन में आएगा, सोसाइटी, ट्रस्ट और एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, किसी को नहीं छोड़ा। मतलब सारे लोगों को जीएसटी देना पड़ेगा अनलेस एग्जम्प्टेड। ओह सर हाँ, सारे लोगों को जीएसटी देना पड़ेगा अनलेस एग्जम्प्टेड। ये समझ में आया क्या? तो उसे आप ओके एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और जहां तक एओपी बीओआई की बात करें या बॉडी कॉर्पोरेट की बात करें तो वो इंडिया के हो या इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हो, कोई भी हो, वो पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। ओके तो ये पर्सन की डेफिनेशन था। बाकी ये कॉन्सेप्ट है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, थोड़ा मैं ये बाद में लेता हूँ। ओके पर यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अच्छे से रिवाइज होगा। तो देख क्या रहे हो भाई साहब, फटाफट लाइक करो और कमेंट दो कि आपको यहां तक कैसा लगा। डन 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 डन। चलिए तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चार्ट में से मुझे एक चीज एक्सट्रैक्ट करनी है और अभी आपको एक चीज पढ़ानी है और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई विच इज द मेन चार्जिंग इवेंट, जिसके ऊपर जीएसटी आया है कि आपने सप्लाई को टच किया और करंट लगा, और जिसको करंट लगा वो टैक्स दे रहा है, वो टैक्स दे रहा है। तो वो मेन टैक्सेबल इवेंट रहेगा हमारा। डन 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 डन। तो चलो अब आगे आ जाते हैं। ओके कुछ डेफिनेशन और फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पर, कुछ डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पर। चलिए अगर आप अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लेते हैं और जो डेफिनेशन बचती है वो आगे मैं कॉन्सेप्ट के साथ कवर कर लूंगा। तो अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन, रिसिपिएंट कौन, ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली जो है रिवर चार्ज में, हाँ स्पेशली जब हम रिवर चार्ज की बात करते हैं तो रिवर चार्ज में ये, एक मिनट बेटा कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ तो रिवर चार्ज में जहाँ तक है ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, शुड बी रिसिपिएंट। अगर आपके सप्लाई में कंसिडरेशन है तो रिसिपिएंट वो जो कंसिडरेशन दे रहा है, जो गुड्स की डिलीवरी ले रहा है वो नहीं, जो सर्विस ले रहा है वो नहीं, जो कंसिडरेशन दे रहा है। लेट्स टेक वन एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी से ट्रेनी अपॉइंट किया गया और मेरा क्लास कर रहा है पर जिसका पेमेंट कंपनी दे रही है, तो हु इज माय रिसिपिएंट? जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो नहीं। ओके जो कंपनी पे मैंने बिलिंग किया है, जो मुझे कंसिडरेशन दे रहा है वो रिसिपिएंट माना जाएगा।
और अगर आपके सप्लाई में कंसिडरेशन नहीं होगा, अगर ऐसे कुछ सप्लाई होते हैं जिसमें अगर आपको याद होगा तो शेड्यूल वन के सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होते हैं। तो अगर आपके सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है तो वो सिचुएशन में गुड्स होगा तो जिसको आपने डिलीवर्ड किया या मेड अवेलेबल दिया या पोजीशन किया वो रिसिपिएंट, सर्विस होगी तो वो पर्सन टू होम सर्विस इज रेंडर्ड वो लिया जाएगा। ये था रिसिपिएंट की डेफिनेशन। फिर आते हैं टाइप ऑफ सप्लाई। तो ये टाइप ऑफ सप्लाई भी समझ लो, ये चार्ट बड़ा अच्छा है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। टाइप ऑफ सप्लाई में दो टाइप के मेजर सप्लाई होते हैं, एक टैक्सेबल सप्लाई होता है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई होता है। एक ही वर्ड पे ये डेफिनेशन है। जिसके ऊपर लेवी है वो टैक्सेबल सप्लाई, जिसके ऊपर लेवी ही नहीं है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब जीएसटी में जब भी दिमाग में एक पॉइंट ध्यान रखना, अरे इधर देख बेटा, एक पॉइंट ध्यान रखना कि यहां पे नॉन टैक्सेबल सप्लाई जब भी कहूं मतलब 6 प्रोडक्ट्स। कौन से 6 प्रोडक्ट्स? यहां पे कौन से 6 प्रोडक्ट बेटा? कि यहां पे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और अगर आप नवंबर और उसके आगे के आइटम के लिए अपेयर हो रहे तो एक प्रोडक्ट और ऐड किया, ईएनए और डी नेचर स्पिरिट। ओके, तो वो ऐसे टोटल 7 हो जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि जो 6 प्रोडक्ट्स है, ध्यान से सुनना, 6 प्रोडक्ट है तो यहां पे वो 6 प्रोडक्ट नॉन टैक्सेबल माने जाएंगे। आप कुछ स्टूडेंट मुझे देख रहे होंगे और सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपने रेगुलर बैच में जो डीनेचर्ड अल्कोहल या ईएनए लिया है वो मई 25 को अप्लीकेबल नहीं है क्या? तो नहीं, वो नवंबर 25 को अप्लीकेबल है। डन? ओके, नवंबर 25 को अप्लीकेबल है। तो नॉट लेविएबल टू जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। नाउ उसके बाद में यहां पे अगर टैक्सेबल सप्लाई की बात करें तो टैक्सेबल सप्लाई में 4 कैटेगरी आती है। चार्जेबल जिसके ऊपर जीएसटी देना है, जीरो रेट जो एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स है, नील रेट सप्लाई और एग्जाम सप्लाई। अच्छा, ये चारों टैक्सेबल है, लेवी है, पर ऐसे कुछ सप्लाई है जो ये 3 है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ रीजन के वजह से गवर्नमेंट ने माफी दी है कि मत दे टैक्स। ओके, तो चार्जेबल मतलब जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, रेट से जीएसटी देना है। जीरो रेट मतलब क्या? जीरो रेट आएगा बेटा, ये एक तरह का प्रमोशन है, इंसेंटिव है गवर्नमेंट का। अब देखो जीएसटी में जब भी जीरो रेट आएगा मतलब एग्जाम नहीं, मतलब नील नहीं, जीरो रेट मतलब एक्सपोर्ट बेनिफिट। सुनना, जीरो रेट मतलब एक्सपोर्ट बेनिफिट। और एक्सपोर्ट बेनिफिट क्या है? तो देखो गवर्नमेंट हैज गिवन एक्सपोर्ट बेनिफिट डायरेक्ट एक्सपोर्टर और सप्लाई टू एसईजेड, और सप्लाई टू एसईजेड फॉर ऑथराइज ऑपरेशन। आपको वहां लिखना है तो लिख देना, फॉर ऑथराइज ऑपरेशन। मतलब अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको गवर्नमेंट रेट जीरो करती है, विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी आप एक्सपोर्ट करो। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, प्राइसेस कम रखना चाहते हैं, तो जीएसटी नहीं लगाएंगे। या आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन देते हो तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स को देते हो, डेवलपर को देते हो फॉर ऑथराइज ऑपरेशन, तो वो भी एक्सपोर्ट माना जाएगा। ओके, तो कैसा होता है, एक थोड़ा आपको सिंबॉलिक एग्जाम्पल देता हूँ और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कहती है वाह ये मेरा लड़का है, चल कोई जीएसटी नहीं, जीरो कर दिया तेरा जीएसटी, विदाउट पेमेंट जीएसटी एक्सपोर्ट कर लो, पर वो टैक्सेबल है। और देखो तुम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, एसईजेड को दे रहे हो जो आगे एक्सपोर्ट करेगा, एसईजेड ओनली फॉर ऑथराइज ऑपरेशन, जो आगे एक्सपोर्ट करेगा तो वो भी यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट माना जाता है। तो एसईजेड तो इंडिया में है, तो वो आपने कभी सुना होगा ना कि मैं तपस्या करके भगवान तक पहुंचूंगा, भगवान से मिलूंगा, है ना एक्सपोर्ट। और मेरी में इतनी ताकत नहीं है तपस्या करने की, तो फिर मैं जो है जो लोग तपस्या कर रहे हैं साधु संत, उनको मैं प्रणाम करूंगा तो मेरा प्रणाम भगवान तक पहुंच जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं एसईजेड जो एक्सपोर्ट करने वाले उनको प्रणाम करूंगा, तुमको दूंगा तो वो एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा फॉर ऑथराइज ऑपरेशन। उसके बाद में हाँ ये ध्यान रखना, ऑथराइज ऑपरेशन को ही बेनिफिट्स दिए है, आगे हम डिस्कस करेंगे। नील रेट सप्लाई की अगर हम बात करें तो नील रेट सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट नहीं। नील रेट सप्लाई मतलब जिसके आगे रेट ही नील दिया है, जैसे वेजिटेबल के आगे नील रेट दिया हुआ है, रेट ही नील दिया हुआ है, तो उसको नील रेट कहा जाता है। नाउ एग्जाम सप्लाई मतलब क्या? एग्जाम सप्लाई मतलब जिसका नॉर्मल रेट तो टैरिफ में है, टैरिफ में नॉर्मल रेट है, बट बाय नोटिफिकेशन टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने उसको अलग से एग्जाम्पशन दिया है। मतलब रेट तो 18% है, 5% है, पर गवर्नमेंट ने टेम्पररी अलग एग्जाम्पशन दिया है। अब आपका एक सवाल, क्या सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नील रेट एंड एग्जाम सप्लाई? नील रेट सप्लाई, ध्यान सुनना, नील रेट सप्लाई में रेट इटसेल्फ नील है, टैरिफ में उसके सामने नील लिखा हुआ है, और एग्जाम में ऐसा नहीं है, एग्जाम में रेट दिए हुए हैं पर गवर्नमेंट ने टेम्पररी पीरियड के लिए एग्जाम किया है, वो एग्जाम है। तो एक सवाल ये भी हो सकता है सर जीरो रेट और एग्जाम में क्या डिफरेंस है? जीरो रेट ये एक्सपोर्ट बेनिफिट्स है, इसमें आईटीसी मिलते हैं, जीरो रेट में रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं, एग्जाम में यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलते हैं, और सेक्शन 23 के हिसाब से अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेना, नॉन टैक्सेबल सप्लाई अलग ही, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहलिक लिकर प्रोडक्ट जो भी है वो अलग ही, और ये सप्लाई टैक्सेबल है,
पर कहीं जीरो रेट है, कहीं नील रेट है और कहीं एग्जम्प्ट है। लेकिन फॉर जीएसटी पर्पस, अब मेरी बात सुनना, फॉर जीएसटी पर्पस ओके एग्जाम सप्लाई, नील रेट सप्लाई और वोनली एग्जाम सप्लाई, एक मिनट, जीएसटी पर्पस एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स नील रेट, वोनली एग्जाम्प्ट एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब देखो नॉन टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई में फर्क है, लेकिन इसके आगे जब भी एग्जाम सप्लाई वर्ड आएगा तो एग्जाम सप्लाई में आपको 3 सप्लाई लेने, चलो बोले कौन से 3 सप्लाई लेने, तो पहला आपको सप्लाई लेना है वोनली एग्जाम, दूसरा लेना है नील रेट और तीसरा लेना है क्या, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी जीएसटी पर्पस के लिए एग्जाम माना जाएगा, जबकि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। चलो ओके उसके बाद में यहाँ पे कुछ और डेफिनेशन हम ले लेते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स, यहाँ पे मींस जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है सेक्शन 25, लेकिन ये वाला पार्ट समझना ओके, बट डज नॉट इंक्लूड्स अ पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर यूआईएन, जिसके पास यूआईएन। अब देखो ओके कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हमारे एम्बेसी ऑफिस, कॉन्सुलेट ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस की है, तो ऐसे कुछ लोग नोटिफाई किए ओके, फॉरेन एम्बेसी नोटिफाई किए, इनके आउटवर्ड पे टैक्स नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो है टीपी नहीं है, टैक्सेबल पर्सन नहीं है, जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। टीपी मतलब क्या? टीपी मतलब जो रजिस्टर्ड हो गए, और लॉ ये कहता है कि कुछ लोग रजिस्टर्ड पर्सन माने ही नहीं जाएंगे, उनके पास अलग नंबर होगा, यूआईएन होगा, तो वो अगर फॉरेन एम्बेसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की अगर वो इंडिया में सप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी ही नहीं लगता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं माने जाएंगे, वो टीपी नहीं है। टीपी मतलब टैक्सेबल पर्सन। हाँ, और उन्होंने जो इंडिया में परचेस किया उसका उनको रिफंड मिल जाता है। इसलिए जो यूआईएन के लिए हमने नोटिफाई किए हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि हम उनसे टैक्स नहीं लेना चाहते, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन में आ गया तो टीपी में आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग ओके, यहाँ पे हाँ थोड़ा मैं ऑनलाइन गेमिंग आपको बताता हूँ, लेकिन पहले स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ये डेफिनेशन आपको बता देना चाहूँगा। अब सर ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम यहाँ पे ये देखो क्या होता है कि एक्शनेबल क्लेम आगे मैं बताऊंगा गुड्स के डेफिनेशन में आता है, और एक्शनेबल क्लेम जो गुड्स के डेफिनेशन में आता है, तो ऐसे केस में सुनना, एक्शनेबल क्लेम जो गुड्स के डेफिनेशन में आता है, लेकिन शेड्यूल 3 आगे उन्होंने दिया है, और शेड्यूल 3 में क्या है कि एक्शनेबल क्लेम इवन दो गुड्स है पर सप्लाई नहीं है। देखो वर्डिंग, एक्शनेबल क्लेम इवन दो गुड्स है पर सप्लाई नहीं है, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अब ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम उन्होंने 6 डिफाइन किए जिनके ऊपर जीएसटी आएगा, इसके अलावा बाकी कोई भी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आएगा। कौन सा एक्शनेबल क्लेम? बेटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये 6 जो है इसके ऊपर जीएसटी आएगा, इसके अलावा बाकी कोई इसमें नहीं आएगा। और ऑनलाइन मनी गेमिंग मतलब ऑफरिंग गेम ऑन इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंक्लूड्स ऑनलाइन मनी गेमिंग। ओके, तो ऑनलाइन गेमिंग का मतलब जो ऑनलाइन खेला जा रहा है जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा, तो वो भी ऑनलाइन गेमिंग में आएगा। चलिए अब सप्लायर का डेफिनेशन ये तो आप रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे, और वो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गुड्स एंड क्या, सर्विसेज। तो नाउ अगर हम बात गुड्स की करें तो गुड्स की डेफिनेशन क्या और सर्विस की डेफिनेशन क्या, तो थोड़ा यहाँ पे समझ लेना। गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। ये बेसिक कंडीशन है दोनों की। गुड्स जो है, जो बेसिक क्राइटेरिया है जीएसटी का, तो उसमें कहा गया है कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो गुड्स आएगा। और सर्विस की डेफिनेशन तो इतने वाइडर स्कोप में है कि सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स को छोड़ के कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करो, किसी से भी कमाओ, तुमको मिला हमको भी चाहिए। ओके, यानी तुमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में किया, गुड्स का नहीं है, तो व्हाटएवर, वो डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, वो यहाँ पे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हो, पैसिव कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, पैसिव मतलब टॉलरेंस, फॉरबिडेंस, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो, वो सर्विस माना जाएगा। स्कोप इतना वाइडर है कि एनीथिंग, किसी से भी पैसा कमाया तो जीएसटी आ सकता है, एक्सेप्ट सर्टेन एग्जम्पशन एंड शेड्यूल 3 जीएसटी आ सकता है। नाउ दोनों में से एक चीज एक्सक्लूड की गई। अब देखो दोनों में से कौन सी चीज एक्सक्लूड की गई? मनी एंड सिक्योरिटीज। अब ध्यान से देखना, मनी एंड सिक्योरिटीज दोनों में से एक्सक्लूड किया गया। तो ठीक है, मनी के मियर ट्रांजैक्शन मतलब आप पैसा दिया, पैसा लिया, जीएसटी नहीं आएगा। बैंक में डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया, जीएसटी नहीं आएगा। इन्वेस्ट किया, रिटर्न मिला, जीएसटी नहीं आएगा। सिक्योरिटीज खरीदी, बेची, जीएसटी नहीं आएगा। जो एक्सक्लूसिव मनी के ट्रांजैक्शन है
या सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन है वो एक्सक्लूड होगा, वो दोनों में से एक्सक्लूड होगा। अब गुड्स में स्पेशली क्या इंक्लूड किया है? गुड्स में इंक्लूड किया एक्शनेबल क्लेम्स। हाँ, ये बात समझ लेना, जीएसटी पर्पज के लिए एक्शनेबल क्लेम गुड्स के डेफिनेशन में आता है, पर शेड्यूल 3 कहता है कि ओनली स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी आएगा, बाकी पे नहीं आएगा। और दूसरा, ग्रोइंग क्रॉप या ग्रास थिंग अटैच टू अ लैंड और नॉट, वो भी गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। तो याद रखने लायक क्या है यहाँ पे? एक्शनेबल क्लेम। उसके बाद में मैं आपको ये कहना चाहूंगा, सर्विस में भी स्पेशली इंक्लूड किया है। क्या इंक्लूड किया है सर्विस में? सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज। ओके, ये वर्डिंग बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी। अब देखो, मैंने किसी को पैसा यूज करने दिया और वापस ले रहा हूं, भाई मेरा पैसा है, मुझे तो वापस चाहिए। तो पैसा देना लेना उस पर जीएसटी नहीं, पर उसका कंसिडरेशन चार्ज किया, मतलब इंटरेस्ट चार्ज किया, इट्स अ सर्विस। इंटरेस्ट, क्योंकि इट इज अ सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज। या फिर कन्वर्जन ऑफ मनी, मैं आपने डॉलर दिया, मैं रुपीस दे रहा हूं, आपने 1000 का नोट दिया, मैं चेंज करके दे रहा हूं। पैसा लेना देना पे जीएसटी नहीं है, पर उसका अगर कमीशन चार्ज किया तो उस पर जीएसटी है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट अरेंजिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज खरीदी बेची, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, पर इसको फैसिलिटेट करने के लिए ब्रोकरेज चार्जेस लगाए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चार्जेस लगाए। ओके, तो अगर उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपने सेपरेट कंसिडरेशन लगाया, ब्रोकरेज वगैरह, तो वो सर्विस है। तो ये जो है मनी और सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन सर्विस नहीं है, पर इससे रिलेटेड सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया तो वो सर्विस है। अब बात अगर इंटरेस्ट की निकली है तो मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये जो इंटरेस्ट है इट्स अ सर्विस, लेकिन आगे एक एग्जम्पशन बताऊंगा, और वो एग्जम्पशन क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट होगा। ध्यान सुनना, जीएसटी में दो टाइप के इंटरेस्ट आने वाले हैं। एक इंटरेस्ट लोन एडवांसेस डिपॉजिट का आने वाला है, और दूसरा इंटरेस्ट जो है यहाँ पे, दूसरा इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आने वाला है किसका? तो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का। तो जो इंटरेस्ट लोन मतलब पैसा यूज करने दिया, एडवांसेस पैसा यूज करने दिया, डिपॉजिट्स बैंक में एफडी रखी, विड्रॉ किया, तो आपने किसी को भी लोन एडवांसेस और डिपॉजिट दिए होंगे, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा, सुनना, उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो फिलहाल एग्जम्प्टेड है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट इज अ सर्विस। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट इज अ सर्विस, बट एग्जम्प्टेड इफ ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड। और जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब आपने एक्सपोर्ट किया, ये एसईजेड को दिया फॉर ऑथराइज ऑपरेशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑथराइज ऑपरेशन के लिए दिया तो उसको वहां एक्सक्लूड माना जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे देखी। डन बिजनेस की डेफिनेशन में लेता हूं, तो यहां तक हमने ये कॉन्सेप्ट खत्म किए। चलिए अब आ जाइए आप आगे। सो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। अरे इंटरेस्ट कंटिन्यू है आपका? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो बैठे क्या बेटा, ठोको लाइक। ओके, प्रेजेंट ही लगाओ आपने फटाफट, और कमेंट जरूर दीजिएगा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। देखो, जीएसटी में जो है सप्लाई डिफाइन करते वक्त गवर्नमेंट को बहुत कॉन्शियस रहना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे किस पे जीएसटी लगाना है और किस पे नहीं लगाना है, बहुत क्लैरिटी देना जरूरी था यहाँ पे। इसलिए गवर्नमेंट ने पहले तो जो सप्लाई की डेफिनेशन है, सेक्शन 7 ऑफ सी जीएसटी एक्ट, इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड की, व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स और व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड्स। अब जब यहाँ पे हम एक्सक्लूड की बात करेंगे, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए जीएसटी नहीं आएगा, कितना भी यहाँ हमने डिस्कशन किया हो, कितना भी दिमाग का भेजा खाया हो, लेकिन अगर ये लिस्ट में आ जाता है शेड्यूल 3 के व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड, तो जीएसटी नहीं आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं रिगार्डिंग टू व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है? अब गवर्नमेंट भी बड़ी चालाक है, क्योंकि जीएसटी नया नया लॉ था, व्हाट सप्लाई मींस नहीं कहा, क्योंकि मींस कह देते तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हो जाती, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा सप्लाई इंक्लूड्स, यानी ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये तो हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी फ्यूचर में गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेगी। तो व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स, अब इंक्लूड में अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्लॉजेस क्या दिए हुए हैं? उन्होंने क्लॉजेस दिए है 7(1)(a। ओके, सप्लाई इंक्लूड में 7(1)(a क्लॉज ए, 7(1)(b दिया हुआ है, और उसके बाद में 7(1)(a थोड़ा नीचे मैंने कवर किया हुआ है, और 7(1)(c, यानी 4 क्लॉजेस है। चलो मेरे साथ रिवाइज करो, 7(1)(a, 7(1)(b, 7(1)(c और 7(1), ओके 7(1)(a, 7(1)(a), ए नीचे दिया हुआ है, 7(1)(b और 7(1)(c। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, पहले तो दो स्ट्रक्चर में डिफाइन किया, तो हमारा चार्ट दो पार्ट में आ जाता है, सेक्शन याद रह जाएंगे, मेरे पास ध्यान देना। 7(1) व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स, 7(2) दूसरा हैंड उनका व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड्स। ओके, 7(1) और 7(2). अब देखो सेक्शन 7 याद रह जाएगा, क्यों? क्योंकि 7 भी एस से स्टार्ट होता है और सप्लाई भी एस से स्टार्ट होता है, तो वो भी ऐसे ये से, मतलब 7 याद रह जाएगा। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, अब इन्होंने जब सप्लाई इंक्लूड में देखा तो नो डाउट
ओके, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर था कि अगर सप्लायर को कंसिडरेशन मिले, पैसा मिले, तो ही जीएसटी लगाएंगे, क्योंकि बिजनेस टैक्स है। अगर उसको कोई पैसा ही नहीं मिला, फ्री सर्विस है, तो टैक्स लगाने से मतलब नहीं है। ओके, तो कंसिडरेशन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखा, ओके, सप्लाई कहने के लिए, जीएसटी लगाने के लिए। लेकिन बाद में ओके, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो पुराने लॉ में भी थी और अभी करंट लॉ में, कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जहां कंसिडरेशन नहीं भी होगा, मतलब फ्री एक्टिविटी होगी, तो भी सप्लाई मानी जाएगी। और सबके पीछे रीजन है ओके कि सप्लाई मानी जाएगी, जिन्होंने, जिसके लिए बनाया गया शेड्यूल 1। और शेड्यूल 1 जो बनाया गया, शेड्यूल 1 सेक्शन 7(1)(c) में देखेंगे कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी कब आएगा। अब देखो सप्लाई के लिए उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा। ओके, तो हम अब पहला देखते हैं 7(1)(a) जो मेन क्राइटेरिया है फॉर सप्लाई। यानी भाई साहब, ये तो जब भी सप्लाई की डेफिनेशन आएगी, ये मेन वड़ा पाव है, मेन वड़ा पाव है। बाकी तो चटनी मिर्ची साइड साइड में देखेंगे, वड़ा पाव के साथ चटनी सप्लाई, मिर्ची सप्लाई, ओके, या छोले भटूरे के साथ बाकी चटनी मिर्ची जो भी है, आप जो भी कहोगे, तो वो बाद में देखेंगे। पहले मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो कहते हैं ऑल फॉर्म। भाई साहब, ये ऑल फॉर्म का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी फॉर्म में आपने एक्टिविटी की हो, पहली वर्ड में क्लियर कर दिया, किसी भी फॉर्म में, किसी भी नाम से आपने एक्टिविटी की हो, गुड्स और सर्विसेज की, गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन हमने ऊपर देख ली है, तो गुड्स और सर्विसेज की एक्टिविटी की हो जिसमें ये 4 कंडीशन फुलफिल होती हो, कम ऑन, ये 4 कंडीशन फुलफिल होती हो, तो वो सप्लाई माना जाएगा। ओके, पहला कौन सा, सच एज मतलब ये एग्जांपल है, हम तो पहले ही कह चुके हैं, किसी भी फॉर्म में करो, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। ओके, तो ये बिल्कुल ऐसा, ये लर्न करने की कोशिश मत करना, बस आप करना किसी भी फॉर्म में आपने सप्लाई किया। पर आपको एक राजेश खन्ना स्टाइल पुरानी याद होगी, तो वो था सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल आपको याद होगा, तो राजेश खन्ना स्टाइल। तो ये इस टाइप के सप्लाई या इसके अलावा किसी भी फॉर्म के सप्लाई आपने की हो, तो मेड और अग्रीड टू बी मेड, कंसीडरेशन पे हुए हो, और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है, ये चारों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं तो सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी आएगा। ख्याल रखना, कभी ऐसा हो सकता है कि कंसीडरेशन है पर बिजनेस नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी है पर कंसीडरेशन नहीं है, तो जीएसटी नहीं। चारों जब फुलफिल हो गए, ओके, तब जीएसटी आएगा। तो अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, सप्लाई मेड और अग्रीड टू बी मेड, मतलब आपने सप्लाई किया, ओके, यानी गुड्स की डिलीवरी दी, सर्विस दे दी, पैसा बाद में आया, जीएसटी आ जाएगा जब आपने सप्लाई किया। या फिर अग्रीड टू बी मेड, आपको एडवांस मिला या एग्रीमेंट हुआ, तो आपको अगर एडवांस मिलता है तो वो भी सप्लाई माना जाता है, एडवांस मिलता है वो भी सप्लाई माना जाता है। पर एक बात मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जो हम आगे टाइम ऑफ सप्लाई में डिस्कस करने वाले हैं। सर क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर गुड्स का एडवांस मिलता है तो अभी 66/2017 एक नोटिफिकेशन नंबर है, तो अभी सस्पेंड है, यानी गुड्स के एडवांस पे जीएसटी नहीं आता है एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, जिसका डिटेल डिस्कशन हम टीओएस में करेंगे। लेकिन अगर सर्विस का एडवांस होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर जीएसटी आता है। तो मेड या अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसीडरेशन, नो डाउट आपके एग्रीमेंट में कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है। अब कंसीडरेशन की डेफिनेशन नीचे दे दी, भाई साहब ये भी ले लिया मैंने, देखो कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर आप मेरा चार्ट पढ़ोगे, एक ट्राई तो करना ये वीडियो देखने के बाद, तो मैंने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, लगभग पूरे ही कवर कर लिए। और जो कुछ आपको नोट से एक्स्ट्रा पढ़ना है वो मैं बता दूंगा, यानी आपको लिटरली बहुत बढ़िया लगेगा ये। तो ऐसे केस में सेक्शन 231 ओके, कंसीडरेशन में क्या क्या आना चाहिए, तो कंसीडरेशन में मनी और अदरवाइज, आपने गुड्स दिया, मनी आया, कंसीडरेशन है। आपने गुड्स दिया, काइंड में आया, अदरवाइज मतलब काइंड में आया, ओके, तो कंसीडरेशन है। ओके, या फिर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट या फॉरबिडेंस, आपने गुड्स दिया, उसके अगेंस्ट में उसने आपको कोई एक्ट करके दिया, या फॉरबिडेंस होगा, कुछ छोड़ा, ओके भाई अगर गुड्स देते हो तो मैं ये चीज नहीं करूंगा, पर्टिकुलर ये एक्टिविटी नहीं करूंगा, तो अगर कुछ फॉरबिडेंस होगा तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। ओके, बहुत सी बार ऐसा होता है कि भाई मैं तुझे गुड्स या सर्विस देता हूँ, तुझे ये छोड़ना पड़ेगा। पुराने ज़माने में ये है ओके कि आपने भाई देख तेरे को क्या चाहिए मैं देता हूँ, ओके तेरे को क्या चाहिए देता है, पर तूने जो मेरी लड़की को पटाया है तो उसको छोड़ दे, तो तुझे जो चाहिए वो मैं देता हूँ। ओके, गुड्स और सर्विस, तो कुछ फॉरबिडेंस होता है, तो फॉरबिडेंस होता है तो वो केस में यहाँ पे एक्सक्लूड होगा। अगर आपने मेरा रेगुलर क्लास किया होगा तो मैंने मेरे वाइफ का एग्जांपल दिया था, इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस, याद आया आपको। तो यस, फॉरबिडेंस होता है तो वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। तो 4 एक्टिविटी कंसिडरेशन मानी जाएगी, मनी, अदरवाइज, या आपने जो गुड्स और सर्विस दिया उसके अगेंस्ट में कोई एक्ट करके मिला, या कोई फॉरबिडेंस, कुछ चीज छोड़ी गई, ओके, तो वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा और जीएसटी आ जाएगा। सर हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फ्री एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं आता है, पर फ्री एक्टिविटी कब बोली जाएगी, जब ये चारों फैक्टर नहीं होंगे, तो वो फ्री एक्टिविटी बोली जाएगी। ओके, अच्छा, वो जो कंसीडरेशन मिल रहा है रिसिपिएंट से मिले या किसी और से मिले, मुझे क्या लेना, मैं क्लास ले रहा हूं, पैसा तू दे, तेरे पेरेंट्स दे या कोई भी दे,
मुझे कंसिडरेशन चाहिए तो सप्लाई मिल जाएगा। ओके मुझे, मैं तो सब्सिडरी कंपनी को सर्विस दे रहा हूँ, उसका पैसा होल्डिंग कंपनी दे दे, मुझे क्या लेना देना। ओके समझ लो मैं ऑथराइज सर्विस सेंटर हूँ। ओके मैं तुझे जब फ्री सर्विस देता हूँ तो तू पैसा नहीं दे रहा है, तेरे ब्याह पे कंपनी दे रही है। ओके उससे रिइंबर्समेंट आ रहा है, पैसा कोई भी दे। ओके तो वो केस में जीएसटी आएगा। तो ये जो है आपने यहाँ पे ये जो किया इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब आप जो गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सप्लाई आपको ये चार चीजें मिल रही है तो कंसिडरेशन है। अगर ये चार चीजें नहीं मिल रही है तो फ्री है। ओके या इन रिस्पॉन्स टू योर सप्लाई ये चार चीजें मिल रही है, या फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ योर सप्लाई आपको चार चीजें मिल रही है। सर इंड्यूसमेंट क्या होता है? ओके बहुत सी बार ओके यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए इंड्यूस किया जाता है। जैसे अभी समझ लो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बहुत सी बसें चलती है, एक रेस्टोरेंट वाले ने बस ओनर को कॉन्टैक्ट किया कि तेरी बस यहाँ पे रख, ओके हम तेरे ड्राइवर को फ्री सप्लाई करेंगे पर बस यहाँ रोकना पड़ेगा। अब ये फ्री रियली नहीं है, ये इंड्यूस किया गया है। क्यों? क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो वो जो फूड फ्री दे रहा है ड्राइवर्स को वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो जो पैसेंजर उतरेंगे उससे धंधा बढ़ेगा, मतलब एक तरह का इंड्यूस किया गया। तो दिखने में ये फ्री है पर रियल सेंस में फ्री नहीं है। तो इन्होंने इंड्यूसमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कवर कर लिया कि बहुत सारे इंड्यूसमेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्री दिखते हैं पर वो फ्री नहीं होते, उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होता है, इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे केस में वो भी जो है ओके इंड्यूसमेंट सप्लाई माना जाएगा। दो चीजें आपको याद रखनी है। कौन सी दो चीजें याद रखनी है? कि देखो यहाँ पे सब्सिडी होगी, हाँ सब्सिडी और गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी तो वो कंसिडरेशन में नहीं आती और गवर्नमेंट की सब्सिडी पे जीएसटी नहीं आता है। लेट्स टेक एग्जांपल, मैं फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर हूँ और जब मैं फर्टिलाइजर बेचता हूँ तो 20% सब्सिडी गवर्नमेंट से आती है। समझ लो मेरी प्राइस 100 रुपीज़ है, उसमें से 20 रुपीज़ गवर्नमेंट को दे रही है और फार्मर से मुझे 80 मिल रहा है। तो मैं इनवॉइस 80 का बना रहा हूँ। ओके और जीएसटी कितने में लगेगा? मिल तो रहे मुझे 100, 80 फार्मर से मिले, 20 गवर्नमेंट से मिली सब्सिडी, 100 मिल रहे हैं। तो मैं जीएसटी कितने में लगाऊं? इवन दो मुझे 100 मिल रहा है पर गवर्नमेंट की सब्सिडी कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी तो आपको जीएसटी 80 पे ही लगाना पड़ेगा। डन 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 डन, समझ में आई बात? उसके बाद में डिपॉजिट, बहुत सी बात जैसे ओके मैं तुम्हें फ्लैट रेंट पे दे रहा हूँ, आप मुझे डिपॉजिट दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, जीएसटी रेंट पे ही आएगा, डिपॉजिट्स पे नहीं आएंगे। मैं तुम्हें फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ, आप मुझे डिपॉजिट दे रहे हो, उस पे नहीं आएगा पर मेरी फ्रेंचाइजी फीस पे आ जाएगा। तो जब भी आपको डिपॉजिट्स मिलते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा जब तक वो डिपॉजिट एडजस्ट नहीं होता है अगेंस्ट रेंट या अगेंस्ट यूर सर्विस चार्जेस, ओके या गुड्स के चार्जेस, उसमें जब तक एडजस्ट नहीं होते हैं तब तक उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो ये हमने देखी डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, समझ में आया? ये हमने देखी डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। ओके उसके बाद में अब आते हैं कि आपका सप्लाई इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो ये भी फोर्थ फैक्टर है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अगर आपका सेल है कंसिडरेशन पे है पर वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, आपके पास मोबाइल है, ओके मोबाइल आप जाके बेच रहे हो, आपका पर्सनल मोबाइल है, बेच रहे हो, पैसा आ रहा है पर इट्स नॉट योर बिजनेस। आपके पास पुरानी कार है, आप जाके बेच रहे हो, इट्स नॉट योर बिजनेस, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो अगर आप अपनी पर्सनल कार डीलर को बेच रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। अगर कोई अपनी ओल्ड ज्वेलरी ज्वेलर्स को बेच रहा है तो जिसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। अब आपका ये कहना होगा सर व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बिजनेस का अगर डेफिनेशन देखना चाहते हो तो ऊपर मैंने दिया है, ओके ये लर्न करने की कोई जरूरत नहीं पर ओके एस्पेक्ट समझ लो। ओके आपका ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन भी बिजनेस में आता है, एडवेंचर, वेजर या कोई भी सिमिलर एक्टिविटी, वेदर प्रॉफिट मोटिव और नॉट, मतलब कोई भी आप मैन्युफैक्चर, ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन, वेजर या कोई भी बिजनेस प्रोफेशनल एक्टिविटी करते हो या ट्रेड टाइप एक्टिविटी करते हो तो बिजनेस माना जाएगा, उसमें प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो। आपकी इंसिडेंटल, एंसिलरी और कनेक्टेड एक्टिविटी भी बिजनेस मानी जाएगी। समझ लो मैं ट्रेनिंग का प्रोफेशन कर रहा हूँ लेकिन मैंने कोई बिजनेस असेट बेची, हाँ असेट बेची तो उसके ऊपर भी जीएसटी आता है। समझ लो मैंने बेंचेस बेच दिए, कैमरा बेच दिया, अभी मेरा बिजनेस नहीं है पर इंसिडेंटल टू बिजनेस है, कनेक्टेड टू बिजनेस है। तो अगर मैं कैमरा बेचूंगा ओके या कोई भी बिजनेस का फर्नीचर बेचूंगा तो उसके ऊपर भी जीएसटी आ जाएगा। उसके बाद में ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ क्लॉज ए, मे बी वॉल्यूम में हो, फ्रीक्वेंसी में हो, कंटिन्यूटी में हो, रेगुलरिटी में हो, मतलब ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जो एक ही नेचर के हो, कभी कभी करते हो तो भी बिजनेस बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल ओके यहाँ पे मैं यहाँ ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस लेता हूँ पर कभी कभी कंसल्टेंसी देता हूँ। अब कंसल्टेंसी मेरी रेगुलर नहीं है, कभी कभी है पर वो मेरे प्रोफेशन से आई हुई है, इन द नेचर ऑफ माई प्रोफेशन है, इन द नेचर ऑफ माई ट्रेड है, तो वो भी बिजनेस में आ जाएगा। उसके बाद में सप्लाई ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स और सर्विस इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब देखो यहाँ पे समझ लेना, बिजनेस कमेंस होने के पहले अगर आप कोई गुड्स खरीदते हो इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ पर उसके पहले खरीदा, वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा और उसके भी आईटीसी मिलेंगे, उसके भी आईटीसी मिलेंगे। दूसरा, आपने बिजनेस क्लोज कर दिया, सुनना, आपने बिजनेस क्लोज कर दिया, मशीन पड़ी थी फैक्ट्री में, शॉप में, या कोई मटेरियल पड़ा था शॉप में, बिजनेस क्लोज, रजिस्ट्रेशन कैंसिल, पर आपने वो जो स्टॉक पड़ा था, मशीन पड़ी थी, वो 2 साल बाद बेचा, पुरानी मशीन,
तो इवन दो आपने क्लोज कर दिया बिजनेस, पर जब आप सप्लाई करोगे तो वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। डन 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 डन। ओके, उसके बाद में क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी या कोई भी सच बॉडी जो अपने मेंबर को फॉर कंसिडरेशन, फैसिलिटी और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर, और यहां पे एक वर्ड डाल देना फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन पे अपने मेंबर को ही सप्लाई कर रही है, फिर वो क्लब और एसोसिएशन और सोसाइटी हो तो वो भी बिजनेस बोला जाएगा। एंट्री टू द प्रीमाइसेस, एडमिशन टू द प्रीमाइसेस, कोई प्रीमाइसेस की एंट्री टिकट होगी तो वो भी बिजनेस बोला जाएगा। उसके बाद में होल्डर ऑफ एन ऑफिस, कोई ऑफिस का एज अ सीईओ आप अपॉइंट होते हो, आप एम्प्लॉय नहीं हो, पर एज एन होल्डर एन ऑफिस होगा, ओके, आपको फाइनेंस डायरेक्टर अपॉइंट किया होगा और ऑनररी अमाउंट मिल रहा होगा तो वो भी बिजनेस माना जाएगा। रेस क्लब की सारी एक्टिविटी बिजनेस मानी जाएगी। और वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट की पब्लिक अथॉरिटी सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट जो पब्लिक के लिए सर्विसेज देता है वो भी बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा। डन 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 डन। तो ये था रिगार्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो अगर आपकी एक्टिविटी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा, वो सप्लाई मान लिया जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपका अच्छे से कवर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे, ओके, यहाँ पे इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, सॉरी ये 7(1)(a) हमारा यहाँ खत्म हो गया चारों फैक्टर के साथ। अब 7(1)(b) क्या है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। ओके, अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो तो यस वो भी सप्लाई है और उसे इंटरस्टेट सप्लाई कहा जाता है। जब मैं आईजीएसटी एक्ट पढ़ा होगा तो आईजीएसटी एक्ट में अगर आप यहाँ देखोगे तो आईजीएसटी एक्ट में क्लियरली दिया हुआ है, ध्यान सुनना, कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर बाहर है, रिसिपिएंट इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, तो उसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा और वो इंटरस्टेट माना जाएगा। और 7(1)(b) कहता है कि ये सप्लाई है और जीएसटी आएगा, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस में रिवर चार्ज में जीएसटी आता है। तो सप्लाई कब बोला जाएगा? अब देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, 7(1)(b) कहता है कि अगर आपने फॉर कंसिडरेशन सर्विस इंपोर्ट की होगी तो जीएसटी आएगा, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस के लिए हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपने फॉर कंसिडरेशन सर्विस इंपोर्ट की होगी तो जीएसटी आएगा और रिवर चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा। हाँ, इसमें कुछ एग्जम्पशन है और एग्जम्पशन आगे मैं कवर करूंगा। ओके, तो अगर सर्विस इंपोर्ट होती है, फॉर कंसिडरेशन होती है तो जीएसटी आएगा। इन सिंपल वर्ड मैं आपको क्या कहूँ तो फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं। समझ लो आप कोई फॉरेन वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, ओके, तो फ्री है, कोई जीएसटी नहीं। फॉरेन वीडियो देख रहे हो, अब देखते हो आप, ओके, तो फॉरेन वीडियो देख रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं, फ्री है। कंसिडरेशन होगा, कंसिडरेशन मतलब मनी अदरवाइज एक्ट या फॉरबिडन्स होगा तो जीएसटी आ जाएगा। सर व्हाट अबाउट इंपोर्ट गुड्स? तो इट इज गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट, उसके ऊपर एसीडी लगता है। इंपोर्ट सर्विस होगी तो आरसीएम लगता है, एक्सेप्ट ओआईडीआर सर्विस जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस अदर देन बिजनेस होगा, और उसने अदर देन बिजनेस फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एन इंडिविजुअल, एक वर्ड ऐड करना, बाय एन इंडिविजुअल। आपके नोट्स में होगा तो ठीक है, नहीं तो ऐड कर दो। ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एन इंडिविजुअल अदर देन फॉर बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस होगा तो उसको एग्जम्पशन है। अगर किसी इंडिविजुअल ने सर्विस इंपोर्ट की फॉर कंसीडरेशन लेकिन उसने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं की, उसने यहाँ पे पर्सनल पर्पस के लिए किया तो वह एग्जम्पशन दिया जाएगा। समझ लो आप, ओके, इंडिया में कोई गेम सब्सक्राइब कर रहे हो पर बच्चा है, पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है, एग्जम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। हाँ, पर अगर वो ओआईडीआर सर्विसेज होगा तो सप्लायर को टैक्स देना पड़ेगा, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन इंडिविजुअल अगर अपने पर्सनल पर्पस के लिए करता है तो उसको एग्जम्पशन दिया गया है, ओके, इवन दो फॉर कंसिडरेशन। एग्जम्पशन हम बाद में देखेंगे। ओके, तो चलिए ये जो था रिगार्डिंग टू एग्जम्पशन था। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया 7(1)(a) और 7(1)(b). इसमें दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है बी में, कंसिडरेशन, और आपने बिजनेस के लिए लिया हो या ना लिया हो सप्लाई बोला जाएगा, रिवर चार्ज में आएगा। लेकिन किसी इंडिविजुअल ने अगर पर्सनल पर्पस के लिए दिया हो तो उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा। चलो, ये तो हमने देखा। उसके बाद में हम देखेंगे 7(1)(a). अब ये 7(1)(a) क्या था? 7(1)(a) क्या था तो मैं आपको बता दूं, स्पेशली ये क्लब, सोसाइटी, एसोसिएशन जो है, जो अपने मेंबर्स को सप्लाई करते हैं, ओके, तो उसके ऊपर ये जीएसटी लायबिलिटी क्रिएट करता है, ये सप्लाई मानता है। क्यों? क्योंकि कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस क्या थे? कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ये थे कि क्लब और उसके मेंबर या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या उसके मेंबर ये म्यूचुअली इंक्लूसिव है, ये सेपरेट ही नहीं है, ये एक ही माना जाएगा। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से एक सवाल खड़ा हो गया कि फिर अगर कोई क्लब अपने ही मेंबर को सर्विस दे रहा है तो जीएसटी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक ही है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, तो जीएसटी आना ही नहीं चाहिए। ओके, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लॉ है, तो फिर यहाँ पे 7(1)(a) जीएसटी में लाया गया। और अगर आप इसका बेयर टेक्स देखते हो तो बेयर टेक्स में तो ये कहा गया नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन एनी कोर्ट डिसीजन, जो हम बोलेंगे वही होगा। मतलब कोई भी पर्सन, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अपने ही मेंबर्स को सप्लाई करता है गुड्स और सर्विस का, और ये जो अपने ही मेंबर को सप्लाई कर रहा है
एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन्स कर रहा है गुड्स और सर्विस का अपने मेंबर के साथ। अब एनी पर्सन में आपको लिखना है तो क्लब, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी एक्सेट्रा, बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, ओके, कोई भी हो, एसोसिएशन, एओपी, बीओआई, कोई भी हो, और वो अपने ही मेंबर या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन करता है फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट, अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई माना जाएगा। और वो ये दो पर्सन म्यूचुअली इंक्लूसिव नहीं, ये दोनों पर्सन यहाँ पे डीम टू बी टेक प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब वो सेपरेट माने जाएंगे। ओके, तो ऐसे केस में क्लब अपने मेंबर को देता है तो बिजनेस एक्टिविटी भी है, और अपने मेंबर को कोई गुड्स और सर्विस देता है फॉर कंसिडरेशन में भी कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो उसके ऊपर जीएसटी भी आ जाएगा। डन। तो ये हमने देखा 71A। तो यहाँ पे 3 क्लॉजेस हमारे खत्म हुए, 71A, 71AA एंड 71B। ठीक है, तो ये जो था मेन फैक्टर था कि आपका सप्लाई फॉर कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी आ जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे कुछ और फैक्टर उन्होंने कंसिडर किया, और कुछ और फैक्टर यहाँ पे कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी होगा, सुनना, जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी सप्लाई माना जाएगा। अब कौन सी एक्टिविटी जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगा, फ्री सप्लाई होगा तो भी, फ्री एक्टिविटी होगी तो भी सप्लाई माना जाएगा। तो उन्होंने एक शेड्यूल बनाया, शेड्यूल 1, और शेड्यूल 1 में क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। तो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। कुछ नहीं, लॉजिक ये है कि अगर कोई गुड्स आपने बिजनेस के लिए लाया, आईटीसी लिया और आपने टैक्स में डिडक्शन ले लिया क्योंकि आईटीसी का आपको उतना कम कर दिया गया, और फिर वो आपने फ्री दे दिया। ऐसे कैसे फ्री दे दिया, लॉजिक बहुत क्लियर है। अगर आपने किसी और को फ्री दे दिया आईटीसी लेकर, तो गवर्नमेंट फिर उसमें कहती है नहीं, ओके, फिर हम सप्लाई बोलेंगे और जो तुम फ्री दोगे उसके ऊपर जीएसटी लगाया गया। आप कहोगे क्यों, क्योंकि तुमने आईटीसी लिया है, आईटीसी लिया है तो उसको सप्लाई बोलेंगे। हाँ सर, अगर मैंने आईटीसी नहीं लिया होगा और फ्री दिया होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। आईटीसी लेके फ्री दिया होगा तो जीएसटी लगाएंगे। ओके, तो यहां पे देखो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 71A और 71C शेड्यूल 1। 71A में अगर कंसिडरेशन होगा तो आप आईटीसी लो या ना लो, सुनना, आप आईटीसी लो या ना लो, जीएसटी आ जाएगा भाई साहब, वहां कोई कंसर्न ही नहीं आईटीसी का। अब समझ लो तुमने कार खरीदी, आईटीसी नहीं लिया और बेचा, कार को बेचा तो जीएसटी आ जाएगा। लेकिन तुमने कार खरीदी और आईटीसी नहीं लिया और फ्री दिया तो जीएसटी नहीं आएगा, आईटीसी लिया तो जीएसटी आ जाएगा। ये पॉइंट का समझ लो। दूसरा बेटा, यहां पे इन्होंने कहा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25 इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब मैं थोड़ा आपका ध्यान डिस्टिंक्ट पर्सन पे लाना चाहूंगा। आ जाओ ऊपर डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन पे। डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 में 2 पार्ट में डिफाइन किए, 25(4) और 25(5). अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन देखते हो तो पहला ट्रांजेक्शन है रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। ओके, अगर आपने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लिए होंगे, सुनना मेरी बात, आपने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लिए होंगे तो वो जितने भी आपके रजिस्टर्ड प्लेस है वो सेपरेट पर्सन माना जाएगा ना। अब थोड़ा कुछ रजिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझ लो। सेक्शन 25 कहता है कि आपको जीएसटी में स्टेट वाइज अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, इवन दो आपका बिजनेस एक ही है। जैसा वी स्मार्ट की बहुत सारी ब्रांचेस होगी इंडिया में, सैमसंग की बहुत सारी फैक्ट्रीज होगी इंडिया में, एक ही पैन में है, तो भी आपको स्टेट वाइज सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और वहां का जीएसटी उसी स्टेट में देना पड़ेगा। तो आपको इतने सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने पड़ेंगे, तो स्टेट वाइज तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन है ही। लेकिन दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरी बात यह है कि अगर मेरे सेम स्टेट में मल्टीपल ब्रांचेस है तो क्या, तो यहां गवर्नमेंट कहती है वो आपके ऑप्शन पे, आप अगर चाहो, सुनना, आप अगर चाहो तो आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अगर आप सबका मिला के सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर दिया। लेकिन अगर आपने सेम स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले लिए तो फिर सेक्शन 25 के हिसाब से जितने आपने रजिस्ट्रेशन लिए वो सेपरेट पर्सन माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो मोर देन रजिस्ट्रेशन है वो सेम स्टेट में हो या अदर स्टेट में हो, अदर स्टेट में तो लेने ही पड़ेंगे। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन लिए प्लेस ऑफ बिजनेस का, ओके, तो आपके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो हर पर्सन को यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, तो फॉर ईच रजिस्ट्रेशन डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ये तो था रिगार्डिंग टू 25(4). एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जस्ट ये समझाना चाहूँगा, आपका फैक्ट्री यहाँ पे महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लिया, आपका वेयर हाउस राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लिया, आपका डेपो यानी प्लेस ऑफ बिजनेस, ओके, आपका तो आपने इसका रजिस्ट्रेशन लिया, तो ये सेपरेट पर्सन माने जाएंगे।
इसका मतलब अगर आप ये जो गुड्स इनको दे रहे हो तो एक रजिस्टर्ड प्लेस पर्सन से दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो। अब देखो सेक्शन 25 तो इतना ही कहता है कि सारे रजिस्टर्ड प्लेसेस सेपरेट पर्सन माने जाएंगे, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। अब इसमें पिक्चर में आता है, और क्या पिक्चर में आता है, अब आता है पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। और पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 क्या कहता है, पैरा 2 ऑफ द शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 7(1)(c) कहता है कि अगर आपने ये डीडीपी सप्लाई किया, मतलब यहां से यहां तक सप्लाई किया और ये डीडीपी सप्लाई किया, तो ऐसे सिचुएशन में वो मतलब स्टॉक ट्रांसफर किया, डीडीपी मतलब स्टॉक ट्रांसफर किया, तो ये जो स्टॉक ट्रांसफर करोगे वैसे आपके बुक्स में सेल नहीं है, लेकिन ये जीएसटी में सप्लाई माना जाएगा क्योंकि दो सेपरेट पर्सन है, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। ओके, और रिमोल पे टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, स्टॉक ट्रांसफर का टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, और ई वे बिल भी बनाना पड़ेगा अगर गुड्स होगा तो। सेम प्रोविजन यहां पे, आपके डेपो में माल भेज रहे हो, स्टॉक ट्रांसफर है, बुक्स में सेल रिकॉर्ड नहीं करोगे, पर जीएसटी की टैक्सेबल वैल्यू आएगी, सप्लाई माना जाएगा, आईजीएसटी देना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा और ई वे बिल। अब समझ लो मेरे सेम स्टेट ले लेता हूं, स्टेट सेम ही स्टेट में 3 ब्रांचेस है, इसका मैंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है। ओके, इसका मैंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है। ओके, सेपरेटली रजिस्टर्ड, यहां पे सेपरेटली रजिस्टर्ड, ठीक है, वहां लिख दो सेपरेटली रजिस्टर्ड है, ठीक है। और ये जो है ये दोनों सिंगल रजिस्ट्रेशन में, फैक्ट्री एंड डेपो, फैक्ट्री एंड डेपो कर दो, यहां पे फैक्ट्री एंड डेपो सेम रजिस्ट्रेशन में है, ठीक है, डन। तो अब दोनों अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन में है तो अब देख लेना क्या है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं सेम स्टेट में कि 2-3 ब्रांच एक ही रजिस्ट्रेशन में, कुछ ब्रांचेस सेपरेट रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया तो ये डीम डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया सेक्शन 25 से, और ध्यान से सुनना, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया तो 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 2 के हिसाब से ये सप्लाई हो गया। अब ये सेम स्टेट में, इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा, टैक्स इनवॉइस बनेगा, और ई वे बिल भी 50,000 के ऊपर होगा तो बन जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनो सेकेंड वाला पार्ट, अगर आपका सिंगल रजिस्ट्रेशन है, इन दोनों का सिंगल रजिस्ट्रेशन है, तो वो सिचुएशन में ओके, डेपो को आपने जो ट्रांसफर किया इट्स नॉट अ सप्लाई, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि एक ही रजिस्ट्रेशन में डीडीपी नहीं हुए तो आपको सिर्फ स्टॉक ट्रांसफर चालान बनानी पड़ेगी। देन ये तो था 25(4). अब 25(5) क्या कहता है, 25(5) ये कहता है कि अगर आपकी एक रजिस्टर्ड प्लेस है और दूसरी जगह अनरजिस्टर्ड है, कैसा ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जीएसटी में ऐसा हो सकता है। आपको सभी एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके जो बिजनेस प्लेस है जहां से सप्लाई होता है उसके रजिस्ट्रेशन लो। समझ लो मेरा एक लियासंस ऑफिस है, मार्केटिंग ऑफिस है, वहां से सप्लाई नहीं करता हूं, जस्ट मार्केटिंग ऑफिस है, जैसे वी स्मार्ट का भी मार्केटिंग ऑफिस है दिल्ली में, और वहां से मैं कोई सप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो वहां रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेके करोगे क्या, क्या जीएसटीआर 1 दोगे, क्या 3B दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट फोर्स नहीं करती क्योंकि वो आपका जीएसटी के हिसाब से प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है जहां से कोई सप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि वी स्मार्ट का पूरा सप्लाई ऑनलाइन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ओके हो सकता है ऐसी कि आपका एक जगह रजिस्ट्रेशन है और दूसरी जगह नहीं है। अब दूसरी जगह नहीं होने के और रीजन है, सेक्शन 23 के हिसाब से अगर वहां आप एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्सक्लूसिव नील रेटेड या नॉन टैक्सेबल सप्लाई करो तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपकी ब्रांच है ओके, पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। पर 25(5) क्या कहता है, 25(5) कहता है कि अगर आपका एक रजिस्टर्ड प्लेस है, एस्टेब्लिशमेंट है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट जो रजिस्टर्ड नहीं है और अनादर स्टेट में है, सुनना, रजिस्टर्ड नहीं है पर अनादर स्टेट में है, तो जहां तक देखा जाए तो ये भी आपका जो है ओके सप्लाई माना, अगर इसको आपने कोई गुड्स और सर्विस दिया तो ये भी डीडीपी माना जाएगा, और ओके यहां सेक्शन 7(1)(c) पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 में सप्लाई माना जाएगा। ओके, ये भी डीडीपी माना जाएगा और सप्लाई माना जाएगा, और यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा और बेचारे को क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। ऊपर तो भी क्रेडिट मिल जाता है, इसको तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, पर वो अनादर स्टेट में है तो नहीं, सेम स्टेट में हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई उसमें इशू नहीं है क्योंकि वो सिंगल रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा। लेकिन अनादर स्टेट में होगा और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी डीडीपी मान के सप्लाई हो जाएगा। तो चलो बेटा, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा, आ जाइए। ओके, सो यहाँ नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो डीडीपी तो हो गया, रिलेटेड पर्सन की बात करते हैं। अगर आपने फ्री सप्लाई किया और रिलेटेड पर्सन को किया, तो अगर रिलेटेड पर्सन को आपने फ्री सप्लाई किया, रिलेटेड की डेफिनेशन नीचे दी है अगर आप देखोगे, अब ये तो आपने रीड कर लेना, मुझे ये इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर डिस्कशन करना है, और ये इंपॉर्टेंट है मेंबर ऑफ सेम फैमिली। बाकी तो कॉमन डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, किसी तीसरे ने 25% स्टेक होल्ड किया दोनों में, ओके, वन कंट्रोल्स द अनदर, बोथ कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, ओके, वो ठीक है। अभी मैं 2 पॉइंट पे आपका ध्यान लाना चाहूंगा। अगर आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉय हो तो रिलेटेड माने जाएंगे, और आप मेंबर ऑफ सेम फैमिली हो तो रिलेटेड माने जाएंगे।
ओके, सोल एजेंट सोल डिस्ट्रीब्यूटर भी रिलेटेड माने जाएंगे। फैमिली का मतलब क्या, तो फैमिली का मतलब यहां पे दिया है मींस द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ अ पर्सन, and second the parent, grandparent, brother and sister of a person if they are wholly or mainly dependent on the said person. ओके, तो स्पाउस और चिल्ड्रन ऑलवेज फैमिली मानी जाएगी, और पेरेंट गार्ड ओके पेरेंट ग्रैंड पेरेंट ब्रदर सिस्टर ये रिलेटेड तभी माने जाएंगे अगर आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन करता हूं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। तो अगर हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे आते, चलो देखो यहाँ पे तो एक प्रोविजो दी है ओके पैरा 2 में, और प्रोविजो क्या दी है कि गिव बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिव दिया नॉट एक्सीडिंग ₹50,000, जिसकी वैल्यू 50,000 के ऊपर नहीं है, इन अ फाइनेंशियल ईयर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। अब देखो क्या हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड हो जाते हैं। तो अब पैरा 2 के हिसाब से अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ फ्री गिफ्ट दिया तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेटेड है। फ्री दिया होगा तो भी जीएसटी आ जाएगा, ओके, क्योंकि रिलेटेड को दिया। अब लॉ ये कहता है कि अगर ये गिफ्ट की वैल्यू 50,000 तक होगी इन अ फाइनेंशियल ईयर पर एम्प्लॉय तो जीएसटी नहीं आएगा। हाँ, 50,000 से ज्यादा होगी, सुनना मेरी बात, अगर ये 50,000 से ज्यादा होगी तो फिर टोटल वैल्यू पे जीएसटी आ जाएगा। तो यहां पे इफ वैल्यू मोर देन 50,000 then GST is payable on entire value, डन। तो जीएसटी एंटायर वैल्यू पे आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर हम सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करें बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट, बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट हु फर्दर अंडरटेक द सप्लाई दैट इज सेलिंग एजेंट, और इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट। दूसरा बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, तो पहला सेलिंग एजेंट, दूसरा बाइंग एजेंट जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे बाय कर रहा है और प्रिंसिपल को दे रहा है। इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट, इनवॉइस एजेंट के नाम का है। तो देखो यहां पे थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। अब देखो प्रिंसिपल ने इनवॉइस एजेंट को दिया, ओके, प्रिंसिपल ने इनवॉइस एजेंट को दिया, सॉरी सप्लाई किया, सॉरी इनवॉइस नहीं, सप्लाई किया, या मैं कहूँगा गुड्स, और यहाँ पे गुड्स ट्रांसफर किया, सप्लाई के बजाय गुड्स ट्रांसफर किया, और एजेंट आगे कस्टमर को दे रहा है। तो ये जो ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल और एजेंट का है इस पे जीएसटी आएगा क्या? तो अब गवर्नमेंट क्या कहती, एजेंट ने आगे बेचते वक्त अगर ओन इनवॉइस बनाया होगा, खुद का इनवॉइस बनाया होगा, तो फिर ये सप्लाई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ओन इनवॉइस बना रहा है तो वो अपना जीएसटी देगा, अपना GSTR1 देगा, तो फिर वो क्रेडिट भी लेगा, तो फिर प्रिंसिपल एजेंट का ट्रांजेक्शन सप्लाई मान लिया जाएगा एज पर पैरा 3 उसको लग जाएगा, ओके, सप्लाई माना जाएगा। पर अगर एजेंट प्रिंसिपल का इनवॉइस देता है, ओके, प्रिंसिपल का इनवॉइस देता है, तो वो केस में, पहले केस में तो ये सप्लाई हो जाएगा, ओके, पर अगर प्रिंसिपल का इनवॉइस देता है तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है गुड्स का, नॉट अ सप्लाई, तो नॉट अ सप्लाई, सॉरी बेटा, नॉट अ सप्लाई। तो मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहूंगा कि ध्यान रहे, ये जो ट्रांजेक्शन है डिपेंड ऑन एजेंट आगे क्या कर रहा है। एजेंट अगर आगे, यहां पे सुनना, एजेंट आगे खुद इनवॉइस बना रहा है तो ये ट्रांजेक्शन सप्लाई, वो पैरा 3 में आ जाएगा। अगर प्रिंसिपल का इनवॉइस आगे एजेंट दे रहा है तो ये पैरा 3 का सप्लाई नहीं होगा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि इनवॉइस ही प्रिंसिपल का है, टैक्स डायरेक्टली प्रिंसिपल देगा, एजेंट सिर्फ अपने कमीशन पे जीएसटी लगाएगा। ये समझा नहीं समझा? तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे, ओके। सेम फॉर बाइंग एजेंट, अगर प्रिंसिपल के हिसाब से एजेंट बाय कर रहा है, इनवॉइस अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल का है, सेलर का इनवॉइस डायरेक्ट प्रिंसिपल का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एजेंट अगर खुद का इनवॉइस देगा तो वो फिर ओके सप्लाई मान लिया जाएगा। तो जो सेलिंग एजेंट है वही बाइंग एजेंट। प्रोक्यूरर के कुछ एग्जांपल्स है, ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा तो ठीक, नहीं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ थोड़ा आपने टेक्स्ट बुक देख लेना, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेना तो और क्लैरिटी आ जाएगी, या क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। इंपोर्ट लास्ट पैरा है, पैरा 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया या अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब समझ लो आपने ये और ये पैरा में क्या डिफरेंस है, 7(1)(b) और ये पैरा में क्या डिफरेंस है। 7(1)(b) में मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इंपोर्ट करते हो किसी से भी इंपोर्ट करते हो, कंसिडरेशन होगा तो यहां सप्लाई हो जाएगा। और अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, सुनना, सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, फ्री है इंपोर्ट कर रहे हो, और फ्री इंपोर्ट सर्विस पे तो जीएसटी नहीं आता है, पर अगर आपने रिलेटेड से इंपोर्ट की, जो रिलेटेड की डेफिनेशन नीचे है, या आपने अपने ही ब्रांच से इंपोर्ट की और बिजनेस के लिए इंपोर्ट की तो जीएसटी आएगा। स्टेप नंबर 1, ओके। तो मैं अगर आपको ये कहूं तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, फ्री इंपोर्ट सर्विस पे, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है अनलेस इंपोर्टेड फ्रॉम
रिलेटेड पर्सन और डीडीपी आउटसाइड इंडिया एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर रिलेटेड से इंपोर्ट किया होगा, डीडीपी से इंपोर्ट किया होगा, तो ही फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी आएगा, अगर वो बिजनेस के लिए होगा। अदरवाइज फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये ध्यान देना। तो ये देखा हमने यहाँ पे 71A, 71AA, 71B और 71C। ओके, इस तरह से हमारे पैरा 4 यहाँ पे, सॉरी 4 क्लॉजेस खत्म हुए। तो बस मैं इतना ही कहूँगा। ओके, सप्लाई विथ कंसिडरेशन 71A, B और C, इसमें कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंसिडरेशन ये 4 पैरा है, और आपको थोड़ा अलग अप्रोच समझ जाता हूं। ये चारों केसेस को छोड़ के बाकी जो भी एक्टिविटी होगी कंसिडरेशन होगा तो ही जीएसटी आएगा। फ्री एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं आएगा। फ्री एक्टिविटी पे बस ये 4 ही पैराग्राफ है जिसके ऊपर जीएसटी लगाया गया है। डन 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 डन। चलिए उसके बाद में देखते हैं 72A सप्लाई एक्सक्लूड्स। अब एक्सक्लूड में 2 चीजें देखेंगे, शेड्यूल 3 ओके, और ये 72A में आता है, 72A में आता है शेड्यूल 3, और फिर नीचे दिया गया है 72B, 72B नीचे दिया गया है। चलो अब देखते हैं 72A। ओके, 72A देखते हैं। ट्रांजेक्शन नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, चाहे कुछ भी हो जाए सप्लाई नहीं माना जाएगा। सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ, सॉरी इन और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय भी सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को, पर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में कुछ क्लैरिफिकेशन। कंपेंसेशन फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन, मतलब बहुत सी बार तो है तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, पहले ही तुमको निकाल दिया, उसका कंपेंसेशन देके, तो वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा और नॉन टैक्सेबल रहेगा। नॉन कॉम्पिट फीस, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, अब उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म, लेकिन हमने उसको 50 लाख दिए। ओके, समझ लो मैं एम्प्लॉय हूँ और मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो मेरे को कंपनी 50 लाख दे रहे कि भाई नॉन कॉम्पिट बिजनेस ज्वाइन नहीं करोगे, नॉन कॉम्पिटेंस कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके 50 लाख रुपए मुझे दिया जा रहा है। तो अगर उसके सेपरेट पैसे दिया जा रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, और वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है तो टैक्सेबल हो जाएगा। कैजुअल लेबर, एम्प्लॉयमेंट मतलब ये मत समझना परमानेंट, डेली वेजेस भी होगी तो कैजुअल लेबर भी इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, ये थोड़ा मैं आपको और रिवर चार्ज में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है, अगर डायरेक्टर का टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 192 में डिडक्ट हो रहा है, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। टीडीएस अगर सेक्शन 192 में डिडक्ट हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है और वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसका टीडीएस अदर सेक्शन में होगा तो फिर वो प्रोफेशनल सर्विस है, फिर सप्लाई माना जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर, इसके ऊपर सवाल आ सकता है, परक्विजिट। एम्प्लॉय को जो परक्विजिट्स मिलते हैं वहां 2 क्लॉजेस ट्रिग होते हैं, एक तो शेड्यूल 3 का पैरा 1, और एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया एम्प्लॉय को, वो शेड्यूल 1 का चार्ट ना आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। मतलब मैं इसके ज़्यादा फेवर में हूं कि समरी बुक से ज़्यादा चार्ट पढ़ने का, फटाफट आजू बाजू कॉन्सेप्ट है। अब देखो हमने ये देखा था कि अगर एम्प्लॉय को, या बाजू में ही है, एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया और 50,000 तक का गिफ्ट दिया, तो वो सिचुएशन में एम्प्लॉयर ने दिया होगा तो सप्लाई नहीं माना जाएगा इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो बहुत सी बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को परक्विजिट्स देता है, तो लॉ क्या कहता है, सर्कुलर कहता है परक्विजिट्स अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिया होगा तो शेड्यूल 3 लग जाएगा, जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन परक्विजिट नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और एम्प्लॉयर ने फ्री दिया होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा, अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी, वैल्यू 50। तो वो डिपेंड है कि परक्विजिट जो दिए गए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिए होगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर वो गिफ्ट फॉर्म में दिए होगे तो जीएसटी लग जाएगा। तो ये पहला पैरा हो गया, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू और इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डन 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 डन, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पैरा क्या, जो सप्लाई नहीं बोला जाएगा, कोर्ट की और ट्रिब्यूनल की सर्विसेज एक्सेप्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, वो डिग्निटी रखी है कोर्ट की तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। पैरा 3 ओके, एमपी एमएलए की सर्विसेज, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अपॉइंट किया उनकी सर्विसेज, या फिर ओके कोई चेयरपर्सन मेंबर गवर्नमेंट बॉडी पे अपॉइंट किया उसकी सर्विसेज। फ्यूनरल ब्यूरल क्रीमेटोरियम, जाते जाते आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो फ्यूनरल की जो भी सर्विसेज होगी, ब्यूरल की जो भी सर्विसेज होगी, ओके सर्विसेज को बेनिफिट है। कफन का कपड़ा गुड्स है उस पर नहीं, वहां जो भी सर्विसेज है उस पर जीएसटी है। कफन का कपड़ा अगर खरीदा तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाता है, सर्विसेज को बेनिफिट है। हाँ, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 सेल ऑफ बिल्डिंग, यानी आपका अगर प्योरली सेल कॉन्ट्रैक्ट है लैंड एंड बिल्डिंग का तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। लेकिन ख्याल रखना, उन्होंने सिर्फ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को एक्सक्लूड किया। अगर आपके रेंटल लीजिंग लाइसेंस एग्रीमेंट हो गए तो वो सप्लाई मान लिए जाएंगे, वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है शेड्यूल 2 के क्लासिफिकेशन के हिसाब से। और
अगर आपका सेल ऑफ बिल्डिंग बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा, मैं आगे बताऊंगा, तो वो भी आपका सप्लाई मान लिया जाएगा अगर इंटेंडेड फॉर सेल होगा बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इसमें एक बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन है, और क्लैरिफिकेशन क्या है? Sale of land either as it is or after development like leveling, laying down, ड्रेनेज, वाटर एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिक लाइन, ऑल्सो सेल ऑफ लैंड एंड नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। अब कभी कभी क्या होता है, लैंड एज इट इज सेल किया या प्लॉट को डेवलप करके किया, प्लॉटिंग किया, प्लॉटिंग में सारे पाइपलाइंस डाले, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस डाली, ओके, और उसको डेवलप करके सेल किया, तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा, वो भी सेल ऑफ लैंड माना जाएगा। एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आएगा एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में 6 एक्शनेबल क्लेम आते हैं, बेटिंग, लॉटरी, गैमलिंग, ओके, कैसीनो, ओके, ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह, हॉर्स रेसिंग वगैरह, तो वो उस पर जीएसटी आएगा, पर बाकी पे नहीं आएगा। मर्चेंट ट्रेडिंग, अब मर्चेंट ट्रेडिंग समझ लो क्या है, कि गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम वन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। मतलब इंडिया का कोई बंदा बाहर सेल कर रहा है, चाइना से खरीदा, यूएस में भेजा, है बंदा इंडिया का, सारी रिकॉर्डिंग इंडिया में कर रहा है, पर बाहर के बाहर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, इसको मर्चेंट ट्रेडिंग करते हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन इंडिया में हुआ ही नहीं, वो ट्रांजैक्शन सेल परचेस का इंडिया में बाहर हुआ, सिर्फ वो बुक हुआ इंडिया में इन अ बुक एंट्री, पर गुड्स बाहर के बाहर गए तो जीएसटी नहीं आएगा। वेयरहाउस सेल, अब ये कस्टम में भी आपको आएगा। वेयरहाउस सेल मतलब क्या, कि अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और कस्टम वेयरहाउस में रखा, तो आपने इंपोर्ट करके कस्टम वेयरहाउस में रखा, और जब वो कस्टम वेयरहाउस में थे तो आपने किसी और को बेच दिया, तो कस्टम वेयरहाउस में रहते हुए आपने किसी और को बेच दिया, तो वो सप्लाई नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जिसको बेचा जब वो क्लियर करने जाएगा तो वो आईजीएसटी देता है। तो आपने वेयरहाउस सेल किया होगा बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में हाईसी सेल अगर देखें, तो हाईसी सेल देखे मतलब क्या, कि भाई आपका गुड्स इंडिया में आ रहा है, यूएस से निकल गया और वो हाई सी पे है और इंडिया में आ रहा है, ट्रांजिट में, हाई सी पे, बहुत बड़े समुद्र पे, और ए ने खरीदा था और उसने ट्रांजिट सेल कर दी और ट्रांजिट सेल बी को कर दी, तो ये जो ट्रांजिट सेल हुई है इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब बी क्लियर करने जाएगा तो उसको आईजीएसटी देना ही पड़ेगा एसीडी फॉर्म में, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, ये हमने देखा। उसके बाद में यहाँ पे ओके, नोटिफाइड एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट। अब देखो, नोटिफाइड एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट, तो सर्विस अंडर आर्टिकल 243G या 243W और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। तो अब देखो यहाँ पे सेक्शन 72B क्या कहता है, कुछ एक्टिविटी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, और अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्टिविटी नोटिफाई की तो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो पंचायत की और म्यूनिसिपैलिटीज की एक्टिविटी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। और दूसरा, अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, सुनना, अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ये हमने डिस्कशन किया रिगार्डिंग टू ओके 72B, और इस तरह से सप्लाई से क्या एक्सक्लूड किया जाता है, ओके, हमने कवर कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओके, पूरा सप्लाई का कॉन्सेप्ट एक चार्ट में आजू बाजू, बस ये 2 पेजेस कर लो, सप्लाई इज ओवर, सप्लाई इज ओवर, सारे पॉइंट और एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए। अब आ जाओ यहाँ पे नीचे शेड्यूल 2 में, क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई एज अ गुड्स या एज अ सर्विस। सुनना, एज अ गुड्स या एज अ सर्विस। तो 71A क्या कहता है, अगर आपकी एक्टिविटी सप्लाई हुई होगी, सुनना, आपकी एक्टिविटी ऊपर सप्लाई होगी, तो वो सप्लाई गुड्स का है या सर्विस का है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जो है अब शेड्यूल 2 फॉलो करना पड़ेगा। शेड्यूल 2 क्या कहता है, शेड्यूल 2 कहता है पैरा 1, अगर आपके सामने, आप कंसल्टेंट हो, आपके सामने ट्रांसफर ऑफ गुड्स के ट्रांजेक्शन आ गए, अब समझ लो मैं गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूँ, अगर मैं गुड्स ट्रांसफर करता हूँ तो ये गुड्स का है या सर्विस का है, तो वो कहते हैं अगर आप टाइटल दे रहे हो गुड्स का तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, या आप फ्यूचर टाइटल दे रहे हो, एग्जाम्पल हायर परचेस, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अगर आप सर्विस राइट्स दे रहे हो गुड्स के, मतलब क्या, मैं टाइटल नहीं दे रहा हूं, भाई लेके जाओ वापस लाके देना, राइट, और भाड़ा लगेगा, गुड्स का भाड़ा लगेगा, राइट्स दे रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस, या अनडिवाइडेड शेयर्स दे रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस। अब ये अनडिवाइडेड शेयर क्या होता है, एक ऐसा कॉमेडी एग्जांपल, आपको फनी एग्जांपल बताना चाहूंगा। जब मैं हॉस्टल में रहता था तो हमने क्या किया था कि सुबह सुबह ठंडियों में बहुत ठंड लगती थी, क्लासेस जाने पड़ते थे, हमने हॉट वाटर कॉइल लाया था, और वो हॉट वाटर कॉइल जो है मिल के लाया था, 3 मिलकर, तीनों का शेयर था, 450 का लाया, 450 रुपीज़ का लाया था, 150 150 150 तीनों ने उसमें डाले। अब देखो क्या हुआ कि उसमें हमारा एक पार्टनर छोड़ के जा रहा था, तो वो कहा कि भाई ये इसमें मेरा 150 रुपया है, मुझे वो वापस करो। हमने कहा हम क्यों दे, तो बोले फिर मैं वो हॉट वाटर कॉइल लेके जाऊँगा। मैंने हाथ तो लगा, ओके, उसमें हमारा भी शेयर है, तो वो कहेगा अरे फिर मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा कि देख नया पार्टनर आएगा तो तू तेरा शेयर उसको ट्रांसफ़र कर देना और उससे तू 150 ले लेना। ओके, तो अब देखो यहाँ वो 150 ले रहा है
अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर करने के, क्योंकि उसको तोड़ तो नहीं सकते, अनडिवाइडेड शेयर है, तो वो जो पैसा ले रहा है वो गुड्स का नहीं सर्विस का माना जाएगा। जेवी में ऐसा होता है, जॉइंट वेंचर है, कॉमन मशीन खरीदी, अब जॉइंट वेंचर खत्म हो गया तो ये अपना शेयर उसको बेच देता है, तो वो गुड्स नहीं बेच रहा है, वो उस गुड्स का शेयर बेच रहा है, तो वो सर्विस माना जाएगा, उसको कहते हैं अनडिवाइडेड शेयर। लैंड एंड बिल्डिंग, अभी हमने क्या देखा कि सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर लैंड एंड बिल्डिंग सेल होती है तो वो सप्लाई नहीं मानी जाती है, लेकिन अगर आपने लीज, टेनेंसी, इजमेंट, लाइसेंस या ऑक्यूपेंसी पे दिया तो सप्लाई माना जाएगा। या बिल्डिंग, आपने यहाँ लैंड दिया, यहाँ आपने बिल्डिंग दिया, और ये बिल्डिंग आपने लीजिंग, लेंटिंग, कोई भी पर्पस के लिए दिया हो तो वो सर्विस माना जाएगा, ठीक है। फिर पैरा 3 क्या कहता है? पैरा 3 कहता है ट्रीटमेंट और प्रोसेस, किसी और के गुड्स पे आप कोई प्रोसेस करके दे रहे हो, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड ऑन अनदर्स पर्सन गुड्स, समझ लो आपका जॉब वर्क है, समझ लो ओके किसी ने मुझे फर्नीचर प्रोवाइड किया, मैंने पॉलिशिंग करके दे दिया, मेरे जॉब चार्जेस है, तो कोई भी इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट अगर मेन गुड्स किसी और ने दिया होगा और आप उसके ऊपर ओके प्रोसेस या ट्रीटमेंट करके दे रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इवन दो दिखने में गुड्स जा रहा होगा प्रोसेस करके, लेकिन सर्विस का। मैं टेलर हूं, आपने फैब्रिक्स दिया, मैंने शर्ट बना के दिया, पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का नहीं है, मैंने आपको बेचा नहीं है, आपका ही फैब्रिक्स था, मेन गुड्स आपका था, उसके ऊपर से प्रोसेस किया है, कोई भी ट्रीटमेंट किया हो तो वो यहाँ पे सर्विस माना जाएगा। आपने कार दी, मैंने पेंटिंग करके दे दी, ओके, तो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। पैरा 4, ओके, तो ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का है या सर्विस का है। पैरा 4 क्या कहता है? पैरा 4 कहता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, ध्यान से सुनना, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, अगर आपने बिजनेस असेट परमानेंट दे दी होगी, ओके, देखो बात इसकी नहीं चल रही कि वो सप्लाई है नहीं, वो तो क्लियर हो गया कि बिजनेस असेट फॉर कंसिडरेशन होगा तो इधर सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन होगा और आईटीसी लिया होगा तो फिर इधर सप्लाई, आईटीसी नहीं लिया तो सप्लाई ही नहीं, सवाल ही नहीं। अगर ऊपर कोई पैरा में आपका सप्लाई होता है तो सप्लाई गुड्स का है या सर्विस का है? आपने परमानेंट दिया होगा बिजनेस असेट तो सप्लाई गुड्स का है, और आपने टेम्पररी दिया होगा ओके फॉर यूज, प्राइवेट यूज, समझ लो मेरा कैमरा है और कैमरा मैंने बिजनेस असेट है मेरी, पर किसी को टेम्पररी भाड़े पे दिया है, ओके शादी है भाड़े पे दिया है, तो अगर बिजनेस असेट मैंने किसी को टेम्पररी दी होगी तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा, ओके, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लिया जाएगा। और ये वाला क्लॉज समझ लो, डीम सप्लाई, ये बड़ा डेंजरस क्लॉज है। इफ यू सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब आप डी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, एंड यू सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन मतलब ऊपर डेफिनेशन देखा था, टैक्सेबल पर्सन मतलब ओके पर्सन जिसने रजिस्टर्ड हो या लायबल टू रजिस्टर्ड हो। अब आपने डी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया, तो वो कहते हैं गुड्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस असेट शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ये बड़ा डेंजरस कॉज है कि अगर आपने अपना डी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, तो जितने भी गुड्स तुम्हारे असेट में पड़े होंगे वो डीम टू बी सप्लाई माने जाएंगे, मतलब आपने बेचे नहीं होंगे तो भी सप्लाई माने जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर आज वी स्मार्ट मैंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो ये कैमरा, ये लाइट्स, ये सीपीयू, ये टीवी, ओके, ये टैब वगैरह सप्लाई मान लिया जाएगा। अरे सर मैंने बेचा नहीं तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। वेरी डेंजरस क्लॉज, इसलिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा क्लॉज ट्रिगर हो जाता है। ओके, तो ये एक चक्रव्यूह है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बाहर निकलते वक्त लूट लेता है वो आपको, सारे गुड्स पे जीएसटी लगा लेता है। ओके, डीम सप्लाई, बेचा हो ना बेचा हो, पर उसके दो एक्सेप्शन है, अनलेस बिजनेस इज ट्रांसफर एज गोइंग कंसर्न, लेकिन आपने कैंसिल इसलिए करवाया क्योंकि दूसरा चला रहा है तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दूसरा चला रहा है तो वो तो जीएसटी देगा, ओके, तो ठीक है, फिर जीएसटी दे, आपको असेट पे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। या कैरिड आउट बाय योर रिप्रेजेंटेटिव, जो टीपी है, टैक्सेबल पर्सन है, तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो कोई बिजनेस दूसरा चला रहा है तो फिर मत दो, लेकिन आप बंद करके बैठे हो तो असेट का पूरा टैक्स दो। ये बहुत ही डेंजरस क्लॉज है। ये था हमने देखा रिगार्डिंग टू पैरा 4। उसके बाद में नीचे पैरा 5। अब पैरा 5 में जो भी एक्टिविटीज दी है, सुनना, पैरा 5 में जो भी एक्टिविटीज दी है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानी जाएगी। देखो, पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऊपर मैंने ओके लैंड एंड बिल्डिंग लिया है, लीज वगैरह, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइंस वगैरह, ओके, रोड, कैनल, डैम, बहुत सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, वो अगर आप रेंट पे देते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस, और लैंड एंड बिल्डिंग भी यहाँ पे सर्विस ही बोला है उन्होंने, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई होगा। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, हाँ ये वाली एंट्री देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू द बायर, but in following cases it shall not be treated as supply if entire consideration has been received after issuance of completion certificate or first occupancy whichever is earlier। तो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाला क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है। अब ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एक एग्जांपल इधर लेता हूँ, समझ लो आप कोई फ्लैट बुक कर रहे हो,
ओके, कंस्ट्रक्शन में फ्लैट बुक कर रहे हो, शॉप बुक कर रहे हो, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी बुक कर रहे हो, जो बिल्डर इंटेंडेड फॉर सेल है, आप ओके रेडी टू सेल नहीं है, बिल्डर आपको सेल करेगा, एडवांस बुकिंग में कर रहे हो, आपने एडवांस दिया। सर डिफरेंस क्या है? अगर डायरेक्ट सेल ऑफ बिल्डिंग है और डायरेक्ट आपका एग्रीमेंट बन रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं, पर वो बिल्डर आपको बना के दे रहा है, इंटेंडेड फॉर सेल है, तो फिर एडवांस में आपसे पैसा ले रहा है, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर आपका 80 लाख का फ्लैट है जिसमें से आपने 40 लाख और 20 लाख बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिए और 20 लाख आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए, तो जीएसटी आ जाएगा। ओके क्यों? क्योंकि आपने रेडी बिल्डिंग नहीं खरीदी, आपने इंटेंडेड फॉर सेल खरीदा, तो जीएसटी आ जाएगा। और जीएसटी टोटल 80 लाख पे आएगा, ऐसा नहीं कि जो पहले दिए उसके ऊपर आएगा, टोटल 80 लाख पे आएगा। भाई साहब अगर आपने 1 रुपया भी पहले दिया और बाकी का पैसा बाद में दिया तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। ओके, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले आपने 1 रुपया भी दिया तो भी जीएसटी आ जाएगा, टोटल 80 लाख पे आ जाएगा। हाँ, अगर आप एंटायर कंसिडरेशन बाद में देते हो, आप एंटायर कंसिडरेशन बाद में देते हो तो फिर ओके वो सेल ऑफ बिल्डिंग कहा जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। अब देखो वो क्या कहते हैं कि एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच इज अर्लियर। तो आपका कट ऑफ पॉइंट कैसा रहेगा? आपका कट ऑफ पॉइंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, जो भी पहले होगा वो कट ऑफ पॉइंट। उसके पहले मिला तो जीएसटी, उसके बाद में एंटायर मिला तो जीएसटी नहीं लगेगा। डन 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 डन। तो ये था रिगार्डिंग टू कंस्ट्रक्शन सेक्टर। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अगर आप पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क टेम्पररी दे रहे हो रॉयल्टी पे तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। डेवलपमेंट डिजाइन प्रोग्रामिंग कस्टमाइजेशन एक्सेट्रा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है, प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, उसके चार्जेस हो गए तो सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें 3 फैक्टर मैं लेना चाहूंगा। कौन से 3 फैक्टर? अगर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है यानी सामने वाले के हिसाब से बनाया गया तो सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि उसके हिसाब से डेवलप प्रोग्राम वगैरह किया जा रहा है। लेकिन प्री पैक सॉफ्टवेयर है, ये प्री पैक क्या होता है? रेडी सॉफ्टवेयर, मैंने आपके हिसाब से नहीं बनाया, मैंने पूरा सॉफ्टवेयर बना लिया और फिर आपको बेचा। अगर प्री पैक या रेडी सॉफ्टवेयर होगा तो फिर सप्लाई ऑफ गुड्स है। और लाइसेंस ऑफ प्री पैक सॉफ्टवेयर, या फिर मैं प्रीपैक सॉफ्टवेयर आपको नहीं बेच रहा हूं, जैसे टैली नहीं बेच रहा हूं, सिर्फ लाइसेंस दे रहा हूं आपको यूज करने के, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट। ठीक है, तो एग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट, तो ऐसे केस में ये जो है कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट, कुछ टॉलरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट जिसका पैसा मिल रहा है वो भी सर्विस मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। और ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो अगर आप अपने राइट्स दे रहे हो गुड्स के तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, गुड्स के अगर राइट्स दे रहे हो तो। ये तो हुआ पैरा 5। पैरा 6 कंपोजिट सप्लाई, कुछ ऐसे सप्लाई है जो गुड्स प्लस सर्विस के हैं। ओके, जो कंपोजिट मतलब ही यहां लिख देना साइड में, गुड्स प्लस सर्विस, कंपोजिट मतलब ही गुड्स प्लस सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपका अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ले रहा होगा गुड्स प्लस सर्विस का, ओके गुड्स प्लस सर्विस का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, लेबर प्लस मटेरियल का, कितना भी उसमें मटेरियल इन्वॉल्व हो, सुनना, कितना भी मटेरियल इन्वॉल्व हो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा। ओके, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा। और रेस्टोरेंट कैटरिंग, कितना भी फूड इन्वॉल्व हो, ईटिंग जॉइंट्स, मेस वगैरह जो है, ओके, या कोई भी सर्विस उसमें फूड और ड्रिंक इन्वॉल्व हो, कितना भी हो, डोमिनेंट क्यों ना हो फूड, पर वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इसमें गवर्नमेंट को कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो 2 ऐसे कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कितना भी गुड्स हो तभी कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस के ही माने जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन देखा और शेड्यूल 2 का क्लासिफिकेशन डिटेल में डिस्कस किया। ओके, चलो अब ये जो मैंने यहाँ पे 6 पैरास बताए, ये तो गवर्नमेंट ने खुद कह दिया कि ये गुड्स का होगा, ये सर्विस का होगा, ये गुड्स का होगा, ये सर्विस का होगा। इसमें गवर्नमेंट ने बाइफर्केशन किया ही नहीं। नाउ अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, सुनना, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बंडल होते हैं। ओके, जो बंडल होते हैं, गुड्स प्लस गुड्स, सर्विस प्लस सर्विस, सर्विस प्लस गुड्स। ओके, तो जो बंडल होते हैं उसका क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने प्रिंसिपल दिया। समझ लो आपका कंपोजिट सप्लाई होगा, आपके बंडल कंपोजिट सप्लाई होगा या आपके बंडल मिक्स सप्लाई होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट डू मीन बाय कंपोजिट सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई मतलब सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू रिसिपिएंट, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, मतलब उसमें 2 और मोर गुड्स है, 2 और मोर सर्विसेज है, दोनों टैक्सेबल है। वो नेचुरली बंडल है और सप्लाइड इन कंजक्शन विथ वन अनदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ लो मोबाइल के साथ चार्जर नेचुरली बंडल्ड है, मोबाइल के साथ चार्जर, अब तो ठीक है चार्जर अलग से खरीदना पड़ता है, पर अगर कोई ऐसे सप्लाई है, ओके, जो यहाँ पे टैप के साथ पावर केबल,
तो जो नेचुरली बंडल्ड है, ओके, यहाँ पे खाने वाला एग्जांपल दूँ तो वड़ा पाव के साथ चटनी मिर्ची नेचुरली बंडल है, तो अगर वो 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई होगा, नेचुरली बंडल होगा, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, तो फिर वो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद में जैसे नीचे एग्जांपल दिया है कि आप गुड्स बेच रहे हो पर उसके साथ पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस है, ये नेचुरली बंडल है, कंपोजिट सप्लाई है। ओके, हेल्थ केयर में आप इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हो, साथ में मेडिसिन दे रहे हो, नेचुरली बंडल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जो नेचुरली बंडल है, तो कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई मतलब क्या है, जैसे ये एग्जाम्पल लो, मिक्स सप्लाई मतलब जो नेचुरली बंडल नहीं है, सेपरेट सेपरेट सप्लाई है, पर आपने जबरदस्ती बंडल की है। ओके, सेपरेट सप्लाई है, मेड इन कंजम्पशन विथ ईच अदर बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर सिंगल प्राइस, बस कोई दिवाली गिफ्ट बनाना है तो आपने एक प्राइस में कंपोजिट करके रखा है, एक ही प्राइस में कंपोजिट करके रखा हुआ है, और वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, नेचुरली बंडल नहीं है, तो मिक्स सप्लाई माना जाएगा। ओके, मिक्स सप्लाई जैसे ये दिवाली गिफ्ट है या कोई भी मिक्स सप्लाई जो बंडल नेचुरली नहीं है, इंडिपेंडेंट है, पर आपने कंबाइन करके सिंगल प्राइस में दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही प्राइस लगाई है, तो वो मिक्स सप्लाई माने जाएगी। लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि अगर आपका कंपोजिट सप्लाई है तो फिर वो किस में क्लासीफाई होगा, बंडल है, कंपोजिट सप्लाई है, किस में क्लासीफाई होगा, तो उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा, डोमिनेंट सप्लाई होगा, उसमें क्लासीफाई होगा। और अगर आपका मिक्स सप्लाई है, सुनो, अगर आपका मिक्स सप्लाई है तो वो हाईएस्ट रेट में क्लासीफाई होगा, मतलब इसमें जो हाईएस्ट रेट होगा मिक्स सप्लाई में, पूरा पूरा किट हाईएस्ट रेट में चले जाएगा, हाईएस्ट रेट लग जाएगा और उसका HSN कोड लग जाएगा या उसका SSC कोड लग जाएगा। डन 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 डन। तो ये था रिगार्डिंग टू कंपोजिट और मिक्स सप्लाई जो हमने यहां पे देखा, ठीक है। चलो चलो सो दोस्तों, हमने यहाँ पे सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट देखा, अब बचते हमारे CBIC क्लैरिफिकेशन। तो CBIC क्लैरिफिकेशन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं टॉपिक चालू करूँगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, और फिर जो टाइम रहेगा उसमें हम CBIC क्लैरिफिकेशन देखेंगे। लेकिन मैं आज आपको टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आज अमेंडमेंट्स पढ़ लो, कुछ अमेंडमेंट्स वाले CBIC क्लैरिफिकेशन जो है अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो वो देख लो, फिर हम ओके CBIC क्लैरिफिकेशन जो है आगे के सेशन में देखेंगे, ठीक है। डन 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 डन। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सप्लाई के सारे CBIC क्लैरिफिकेशन अच्छे से हमको पढ़ना है। आपको ये जो है पूरा डिस्कशन में ओके यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए, ठीक है बेटा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर होना चाहिए, चार्ट के बेस पर आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। अब आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ओके, रियली आपको जो है बहुत मजा आएगा। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने शेड्यूल दिया हुआ है, वो शेड्यूल जो है डिस्क्रिप्शन में जो शेड्यूल आपको मैंने दिया हुआ है वो शेड्यूल जो है यहाँ पर आपको फॉलो करना है। और नेक्स्ट टॉपिक, शायद शेड्यूल में मैंने नेक्स्ट टॉपिक ITC लिखा है, मैं चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है और उसके बाद हम ITC लेंगे, ठीक है। डन 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 डन। तो चलिए, दिल की इस बात की अच्छा लगा होगा तो फटाफट अपनी कमेंट दीजिएगा, और आपकी कुछ और अगर क्वेरी होगी तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं एंटरटेन करूंगा। थैंक यू सो मच। आज थोड़ा बेटा थोड़ा ज़्यादा टाइम, क्योंकि पहले 15 मिनट मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। ओके, अदरवाइज हमारे सेशन मैक्सिमम ओके 1 घंटा या सवा घंटे के होंगे। अगर कोई चैप्टर नहीं हो पाए, जैसे ITC होगा तो हम ITC को स्प्लिट कर देंगे, ओके, पर रिवीजन सेशन सवा घंटे से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। चलिए डन, थैंक यू सो मच।